हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ऑल गुड, बढ़िया। देखो, आज की इस वीडियो में हमें स्टार्ट करना है मेथड ऑफ कॉस्टिंग। ये मेथड ऑफ कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेथड ऑफ कॉस्टिंग में जो भी हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में, इसके हमें पर्टिकुलर चैप्टर्स अलग से पढ़ने हैं, डीपली जाकर पढ़ने हैं। तो यहाँ पर हम बस उसका बेसिक सीखेंगे कि बेस लेवल अच्छा हो जाए, जिससे हम अपने एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, फिलअप वगैरह जो भी होंगे वो कर पाए। तो मेथड ऑफ कॉस्टिंग जो है, प्रीवियस क्लास में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट पढ़ा, उसी के आगे का एक टॉपिक है मेथड ऑफ कॉस्टिंग। इसके बाद पार्ट 1 की जो थ्योरी है वो कंप्लीट हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको कहा था, हम स्टडी नोट, हमारा जो आपके पास पहला चैप्टर है, उसको हम 2 भागों में बांट रहे हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 को। पार्ट 1 वो थ्योरी होगी जो कि प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट से रिलेटेड होती है, और पार्ट 2 वो थ्योरी होगी सिर्फ थ्योरी है, प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट से कोई भी रिलेटेड नहीं है, उससे कोई प्रैक्टिकल आता नहीं है और प्रैक्टिकल में उसकी जरूरत भी नहीं है, सिर्फ थ्योरी है, पढ़ना है, सीधा उतार देना है। पार्ट 1 वाली जो थ्योरी मैं आपको करा रहा हूं, उसके अंदर सारे जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए, प्रैक्टिकल में वो कॉन्सेप्ट आपको आएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं मेथड ऑफ कॉस्टिंग। अब दोस्तों, मेथड ऑफ कॉस्टिंग के अंदर बहुत सारे मेथड है। अब समझते हैं कि कॉस्टिंग मेथड क्या होता है। मैंने आपको बताया था पहली क्लास के अंदर कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटेंसी। तो उसके अंदर मैंने आपको सेकंड पॉइंट पे कॉस्टिंग पढ़ाया था। कॉस्टिंग में मैंने आपको बताया था, कॉस्टिंग एक ऐसी टेक्निक होती है या ऐसा मेथड है जो हमें कॉस्ट को असरटेन करने पे हेल्प करता है। कॉस्टिंग एक ऐसी टेक्निक है, एक मेथड है जो हमें कॉस्ट को, किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट या सर्विस की कॉस्ट निकालने में हमें हेल्प करता है। हमें मींस किसको, फर्म को हेल्प करता है। तो कॉस्टिंग मेथड पढ़ना जरा देखो। कॉस्टिंग मेथड आर दोज विच हेल्प अ फर्म या बिजनेस। कॉस्टिंग मेथड क्या है? कॉस्टिंग मेथड जो है वो मेथड है जो कि फर्म को हेल्प करता है। क्या करने के लिए? कंप्यूट करने के लिए। क्या करने के लिए दोस्त? कंप्यूट करने के लिए। क्या निकालने के लिए? कॉस्ट। कॉस्ट को कंप्यूट करने के लिए। किस चीज की कॉस्ट? प्रोडक्शन की या सर्विस की जो कंपनी ऑफर कर रही है। मान लो अगर वो सर्विस सेक्टर वाली कंपनी है जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो सर्विस की कॉस्ट निकालने पे हेल्प करेगा। और अगर वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने पे हेल्प करेगा। तो डिपेंड करता है कि कंपनी है कैसी। अगर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी क्या कॉस्ट आएगी, तो मेथड बताएगा हमें। ये मेथड लगाकर, अलग अलग कंपनीज के अलग अलग मेथड लगाने होते हैं, तो मेथड लगाकर हम फाइंड आउट करेंगे कि क्या कॉस्ट आएगी। और अगर वो सर्विस सेक्टर वाली कंपनी है, जैसे कि होटल, जैसे कि आपके पास हॉस्पिटल्स, ये सर्विस सेक्टर वाली बिजनेस है। अब सर्विस सेक्टर वाले बिजनेस, होटल बिजनेस में अगर देखोगे तो पर रूम का क्या किराया लेना चाहिए कस्टमर से, ये कैसे कौन बताएगा? ये मेथड्स बताएंगे। समझ में आ रहा है? तो यही आपके पास पढ़ना है, कॉस्टिंग मेथड। कॉस्टिंग मेथड फर्म को हेल्प करते हैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट को कंप्यूट करने के लिए, या अगर वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है कंपनी तो सर्विस की कॉस्ट को कंप्यूट करने के लिए कॉस्टिंग मेथड का अप्लाई करते हैं। तब जाकर हमें पता चलता है कि या तो एक प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है या सर्विस की कॉस्ट क्या है। मतलब एक रूम अगर हम दे रहे हैं एज अ सर्विस, या पर बेड का पेशेंट की बात कर रहे हैं, अगर हॉस्पिटल में पेशेंट को एक बेड देंगे तो उसकी क्या कॉस्ट आएगी, वो हमें सीखना है। और वो निकालने के लिए हमें मेथड लगाने होते हैं। तो आओ दोस्तों, अलग अलग बिजनेस के अलग अलग मेथड है, अलग अलग बिजनेस के अलग अलग कॉस्टिंग मेथड्स है। तो पहला हमें पढ़ना है जॉब कॉस्टिंग। अब ये जॉब कॉस्टिंग क्या होता है, और फिर हम आगे जाकर पढ़ेंगे बैच कॉस्टिंग। और पता है आगे जाकर जॉब कॉस्टिंग और बैच कॉस्टिंग में एक सेपरेट चैप्टर है जिसके अंदर हमें डिटेल में करना भी है और इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी करनी है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करने हैं। जॉब कॉस्टिंग के बारे में समझते हैं। जॉब कॉस्टिंग मेथड इज यूज्ड इन द फर्म विच वर्क ऑन द बेसिस ऑफ जॉब वर्क। जॉब कॉस्टिंग मेथड यूज करा जाएगा फर्म में। कब करा जाएगा? जब जॉब वर्क के बेसिस में काम होगा, एक जॉब के बेसिस पर काम होगा। एग्जांपल को समझाऊंगा, पहले पढ़ लेते हैं। देयर आर सम ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, दे प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ द कस्टमर। कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट और कस्टमर की स्पेसिफिकेशन पे काम करती है, तो वो जॉब कॉस्टिंग अप्लाई करेगी। अब जॉब कॉस्टिंग में कैसे कैलकुलेशन होता है, क्या होता है, वो अभी की बात नहीं है दोस्तों। अभी बस इतना समझना है, जॉब कॉस्टिंग कौन सी कंपनीज में लगता है और कैसे लगता है, ये बात करेंगे, बाद में बात करेंगे। क्या कॉस्ट आएगी वो बाद में बात करेंगे। जॉब कॉस्टिंग कौन सी कंपनीज में लगता है? वो ऑर्गेनाइजेशन जहां पर
कस्टमर की रिक्वायरमेंट या कस्टमर की स्पेसिफिकेशन पे काम किया जाता है, उधर जॉब कॉस्टिंग लगाती है। ईच जॉब मे बी डिफरेंट फ्रॉम अदर वन, हर एक जॉब दूसरे से डिफरेंट हो सकती है। प्रोडक्शन इज ओनली ऑन स्पेसिफिक ऑर्डर, प्रोडक्शन हम तभी स्टार्ट करेंगे जब एक स्पेसिफिक ऑर्डर मिलेगा। एंड दे आर नॉट प्री डिटरमाइन प्रोडक्शन, कोई भी प्री डिटरमाइन प्रोडक्शन नहीं होगा। मतलब क्या है दोस्तों, एग्जाम्पल समझते हैं। देखेंगे, एक कंपनी है मार्कर बनाने वाली कंपनी, व्हाइट बोर्ड मार्कर बनाती है। एक कंपनी है जो कि व्हाइट बोर्ड मार्कर बनाती है। क्या बनाती है? व्हाइट बोर्ड मार्कर। अब ये कंपनी का क्या है प्रोसीजर, ये कंपनी काम करती है कस्टमर की रिक्वायरमेंट पर। मतलब कस्टमर आएंगे, अब मैंने कहा मेरे पास 3 टाइप के कस्टमर आए, मतलब हमारी कंपनी है मान लो, और हम बनाते हैं व्हाइट बोर्ड मार्कर। पता है ना आपको व्हाइट बोर्ड मार्कर जो टीचर लोग यूज करते हैं बोर्ड में लिखने के लिए। तो कस्टमर आते हैं, मान लो 3 टाइप के कस्टमर आ गए, ए बी सी, 3 टाइप के कस्टमर आए। अब एक कस्टमर ने कहा कि सर देखिए ऐसा है, हमें अपनी कंपनी का एक मार्कर बनाना है। मतलब एक कस्टमर है, हमारी कंपनी के लिए कोई भी पर्सन है, अब वो कंपनी आ सकती है, वो एक इंडिविजुअल आ सकता है, एक पार्टनरशिप फर्म आ सकती है, हमें उससे मतलब नहीं। हमारी कंपनी के लिए कोई कंपनी वाला आए या कोई एक पर्सन आए, हमें दुकानदार वाला आए, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए वो कस्टमर है। अब एक पर्सन आया, उसने कहा कि सर देखिए हमें क्या करना है, हमें एक मार्कर बनाने हैं, और मार्कर कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि मार्कर के जो बॉडी है, बॉडी में हमारी कंपनी का नाम होना चाहिए, कंपनी का नाम होना चाहिए, हमारी कंपनी की ब्रांडिंग होनी चाहिए। आप मार्कर बनाइए और मार्कर की बॉडी में हमारी कंपनी की क्या होनी चाहिए, ब्रांडिंग होनी चाहिए। मार्कर का डिजाइन बताएगा वो, मार्कर का डिजाइन इस तरीके से होना चाहिए। मार्कर की कैप का डिजाइन बता देगा कैसा होना चाहिए, मार्कर का कैसा, कितना मोटा होता है, कितना थिक होना चाहिए, सब बताएगा, मतलब पूरी स्पेसिफिकेशन देगा। और ये भी बताएगा कितना ऑर्डर है। उसने कहा भाई हम ऐसा है, हमें आपको 1000 मार्कर का ऑर्डर प्लेस करते हैं, 1000 मार्कर का ऑर्डर देते हैं। ऐसी अलग अलग कस्टमर अलग अलग अपनी अपनी स्पेसिफिकेशन बताकर ऑर्डर प्लेस करते हैं। दोस्तों वो कंपनी जो कस्टमर की स्पेसिफिकेशन या फिर रिक्वायरमेंट के बेसिस पर काम करती है, इस कंपनी पे अप्लाई होता है जॉब कॉस्टिंग। इस कंपनी में क्या अप्लाई होता है, जॉब कॉस्टिंग अप्लाई होता है। इस कंपनी में क्या अप्लाई होता है दोस्तों, जॉब कॉस्टिंग। मतलब एक कस्टमर ने जो ऑर्डर प्लेस करा, ये एक जॉब मानी जाएगी, जॉब 1 कंपनी के लिए ये एक जॉब मानी जाएगी। कंपनी तभी काम करेगी जब कस्टमर अपनी कस्टमर ऑर्डर लेकर आएगा, स्पेसिफिकेशन और रिक्वायरमेंट बताएगा। कंपनी कोई प्री डिटरमाइन प्रोडक्शन नहीं करती। जैसे आपने देखा होगा कि आप मार्कर आपको वैसे ही मिल जाते हैं, अलग अलग कंपनी के मार्कर भी मिल जाते हैं आपको। मार्कर आपने देखा होगा कि कंपनी क्या करती है, एक तो कस्टमर के पॉइंट से मार्कर बनाती है या फिर अलग वे में मार्कर बना देती है। मतलब अलग वे में इन द सेंस कि कंपनी ने कस्टमर के स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट के बेसिस मार्कर बनाया और अपने स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट के बेसिस पर भी मार्कर बना दिया और मार्केट में बेच रहे। तो वो कंपनीज जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन के बेसिस पर काम करती, प्रोडक्शन तभी करेगी जब कोई कस्टमर उनको ऑर्डर देगा। हर एक कस्टमर के ऑर्डर को एक जॉब माना जाएगा, और जो भी 1000 मार्कर की कॉस्ट होगी, सुनना जाना क्या मानेगा, 1000 मार्कर की कॉस्ट कितनी होगी। इसने कहा भाई 1000 मार्कर की कॉस्ट होगी आपके पास 20,000 रुपए। पर यूनिट निकालने में इंटरेस्टेड नहीं है। किसमें इंटरेस्ट नहीं है, पर यूनिट निकालने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। कस्टमर ए आएगा, हम उसको ये नहीं बताएंगे एक मार्कर कितने का बड़ा, हम तो सीधा बोलेंगे भैया देखो 1000 मार्कर का ऑर्डर दिया, वो 1000 मार्कर की कॉस्ट 20,000 पे आएगी। बस यही कॉस्ट निकालने के लिए हमें क्या लगाना पड़ती है, जॉब कॉस्टिंग लगानी होती है। समझिए जॉब कॉस्टिंग कहां लगती है, जॉब कॉस्टिंग जब लगाई जाएगी एक पर्टिकुलर जॉब की कॉस्ट बताई जाएगी, ना कि एक पर्टिकुलर मार्कर की बनाई जाएगी। अब जो कस्टमर है, एक कस्टमर जो इनके पास है, उन्होंने कहा भाई देखो मुझे 1000 मार्कर बनाना है, मुझे बता दो 1000 मार्कर कितने रुपए का बनाकर दे दोगे। उसने कहा भाई 20,000 रुपए का बनाकर दे देंगे। ये जो 20,000 रुपए लगाया, ये 20,000 रुपए कैसा आया, ये 20,000 रुपए आने पे पहले मुझे लगाना पड़ेगा क्या, पहले मुझे लगाना पड़ेगा जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग लगाऊंगा और 1000 मार्कर की कॉस्ट निकालूंगा 20,000 रुपए। अभी कैसे लगाते हैं ये एक पर्टिकुलर चैप्टर है, उनमें हम डिटेल में सीखेंगे।
यहां पर मैं आपको पूरा पर्टिकुलर चैप्टर नहीं बता रहा, यहां पर मैं एक बेसिक बता रहा हूं कि जॉब कॉस्टिंग किस कंपनीज में अप्लाई होती है और किस तरीके से काम करती है। ये पर्टिकुलर एक जॉब में, अब इसने कहा कि भाई मेरा भी ऑर्डर सुनो, सी ने कहा भाई मेरा भी है, बी का ऑर्डर था, इसने कहा भैया मुझे 2000 मार्कर बनाने हैं अपनी कंपनी के ब्रांडिंग के, इसने कहा भाई मेरा भी ऑर्डर है, इसने कहा भाई मुझे 5000 मार्कर बनाने हैं। तो ये एक जॉब 2 हो गई और ये एक जॉब 3 हो गई। तो कंपनी क्या करती है, जॉब जो ऑर्डर आता है उसको एक जॉब बना देती है और एक मार्कर की कॉस्ट नहीं बताती। कंपनी क्या कहती है, एक मार्कर की कॉस्ट नहीं बताएगी, जितना ऑर्डर आया है उस पूरे ऑर्डर की कॉस्ट बनाती है, इसलिए वो जॉब कॉस्टिंग कहलाया। पूरे ऑर्डर को एक जॉब माना और उस पूरे ऑर्डर की एक कॉस्ट बता दी। बट अगर बात अलग हो तो ये मेरा एग्जांपल था जॉब कॉस्टिंग का। जॉब कॉस्टिंग डिफरेंट जॉब हो सकती है, अलग अलग कस्टमर जो ऑर्डर देते हैं अपनी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बताते हैं वो डिफरेंट जॉब होगी। उसने अलग अलग आप क्वांटिटी में बताया, तो एक कस्टमर ने जो क्वांटिटी बताई उस क्वांटिटी पे को एक जॉब मान ली जाएगी और एक मार्कर का प्राइस नहीं बताते कि एक मार्कर इतने रुपए का, वो निकाल दे वो अलग चीज है। हम तो बताते हैं भाई 1000 मार्कर 20,000 रुपए के पड़ेंगे, या 2000 मार्कर 40,000 रुपए के पड़ेंगे, 5000 मार्कर 15,000 रुपए के पड़ेंगे। मैं आप एक कॉस्ट बता दिया आपने बस टोटल जॉब की, दैट्स कॉल्ड जॉब कॉस्टिंग। समझ में आया? तो जॉब कॉस्टिंग क्या है? जॉब कॉस्टिंग एक ऐसा मेथड है जो जॉब वर्क के बेसिस पर काम करती है। मतलब अगर कस्टमर ऑर्डर देते हैं तो जो वो ऑर्डर देंगे, जितने का ऑर्डर देंगे, तो हम उस पूरे कस्टमर के ऑर्डर को एक जॉब मान लेते हैं और वो जॉब की पूरे कस्टमर के ऑर्डर को एक कॉस्ट बताते हैं, पर यूनिट कॉस्ट कभी नहीं निकालते जॉब कॉस्टिंग के अंदर। देयर आर सम ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि इस पर काम करती है जहां पर जॉब कॉस्टिंग अप्लाई होती है, उनका नाम मैं भी बताऊंगा बाद में। कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जहां जॉब कॉस्टिंग लगता है। वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होगी? वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होगी जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन के बेसिस पर काम करती होगी, वो ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कॉस्टिंग अप्लाई होगा। जॉब से डिफरेंट हो सकती है क्योंकि अलग अलग कस्टमर अपने अलग अलग ऑर्डर अपनी अपनी स्पेसिफिकेशन बताएगा, तो जॉब अलग अलग डिफरेंट हो गई। प्रोडक्शन तभी स्टार्ट होगा जब कोई स्पेसिफिक ऑर्डर आएगा, प्री डिटरमाइंड प्रोडक्शन नहीं होगा, मतलब पहले से प्रोडक्शन करके नहीं रखेंगे, जब कस्टमर ऑर्डर देंगे तभी ये प्रोडक्शन होगा। क्या बात समझ में आई? जॉब कॉस्टिंग क्या होता है? जॉब कॉस्टिंग क्या होता है मेनली, इसमें क्या होता है जॉब कॉस्टिंग के अंदर, कस्टमर के रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन के हिसाब से जो ऑर्डर आते हैं उसको एक जॉब मानते हैं और उस ऑर्डर की कॉस्ट को हम कैलकुलेट करना होता है, वो होती है जॉब कॉस्टिंग। कॉस्टिंग का मतलब क्या? ऐसा मेथड जो हमें कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हेल्प करता है। तो अगर मैं आपका कस्टमर, मैंने कहा भाई 1000 मार्कर बना कर दे दो, आपने कहा 20,000 रुपए लगेंगे, तो जो 20,000 रुपए निकाला वो जॉब कॉस्टिंग अप्लाई करी आपने, तब निकला वो 20,000 रुपए। आया समझ में? वो कैसे निकलता है वो इसके लिए चैप्टर में पढ़ते हैं, ठीक है सर? चलो, तो जॉब कॉस्टिंग समझ में आई आपको। बैच कॉस्टिंग के बारे में बात करते हैं। ये है जॉब कॉस्टिंग एग्जाम्पल ऑफ जॉब कॉस्टिंग। लो भाई, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको बोलेंगे एग्जाम्पल ऑफ जॉब कॉस्टिंग। इसमें लिख लो एग्जाम्पल ऑफ जॉब कॉस्टिंग। एग्जाम्पल ऑफ जॉब कॉस्टिंग। दोस्तों बैच कॉस्टिंग के बारे में पढ़ते हैं कि बैच कॉस्टिंग इज अ फॉर्म ऑफ जॉब कॉस्टिंग। एक जॉब कॉस्टिंग की ही फॉर्म होती है, बट ये थोड़ा सा जॉब कॉस्टिंग से डिफरेंस होता है। अब डिफरेंट क्या होता है? द मेथड ऑफ कॉस्टिंग इन दोज फर्म वेयर प्रोडक्शन आर मेड ऑन कंटिन्यूअस बेसिस। इधर देखो वर्ड यूज कर रहे हैं कंटिन्यूअस बेसिस, पर यह वर्ड जॉब कॉस्टिंग में यूज नहीं करा गया था। जॉब कॉस्टिंग के अंदर हम जब एक कस्टमर हमें ऑर्डर देगा तभी हमारा प्रोडक्शन हो पाएगा, अदरवाइज प्रोडक्शन नहीं होगा। मतलब जॉब कॉस्टिंग उस कंपनी में लग सकती है जो कंपनी कस्टमर के ऑर्डर पे काम प्रोडक्शन कर रही हो। वो अपना खुद का प्रोडक्शन नहीं है, कस्टमर अगर ऑर्डर देगा तभी हम प्रोडक्शन करेंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, वहां बैठे रहेंगे। और जब कस्टमर का प्रोडक्शन के लिए ऑर्डर आएगा तब हम प्रोडक्शन करेंगे, वहां लगती है जॉब कॉस्टिंग। पर ऐसी कंपनीज भी है जहां पर कंपनी कस्टमर की बेस पर थोड़ा काम करती है। यार आप मुझे बताओ, आपको दवाइयां लानी है, दवाई, अब दवाई लाने के लिए क्या आप ऑर्डर प्लेस करोगे क्या? नहीं दोस्तों। दवाई आपको डिस्प्रिंग चाहिए, सरदर्द की गोली चाहिए, जुकाम की चाहिए, किसी भी चीज की अगर गोली चाहिए, आप केमिस्ट की दुकान पे जाते हो और वहां से दवाई लेकर आ जाते हो। पर जो कंपनी इसको बनाने वाली है, फार्मास्यूटिकल कंपनी जो बनाने वाली है, वो दवाइयां क्या कस्टमर के ऑर्डर में बनाती है या अपने हिसाब से बनाना चालू करती है? अपने हिसाब से बनाना चालू करती है। उनका जो प्रोडक्शन है वो रुक रुक के चलता है, कस्टमर के ऑर्डर पे चलता है, या अपना उनका प्रोडक्शन चलता रहता है, कंटिन्यूस बेसिस पर चलता रहता था। यार आप मुझे बताइए, कोई भी कंपनी बहुत कम कंपनी है जो कस्टमर ऑर्डर देगा तभी प्रोडक्शन होगा, अदरवाइज सारी कंपनी ऐसी ही है
कि भैया हम अपने स्टैंडर्ड का प्रोडक्शन बनाते हैं। भाई अब मान लो कोई भी मोबाइल है, आप बताते हो क्या कि स्पेसिफिकेशन और रिक्वायरमेंट? नहीं सर, आप नहीं बताते स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट। मोबाइल वाली कंपनी अपनी हिसाब से स्पेसिफिकेशन डालती है, अपने हिसाब से रिक्वायरमेंट अपनी स्पेसिफिकेशन डालती है, फीचर्स डालती है और एक प्राइस सेट करके आपको बताती है, आपको चाहिए लो, नहीं चाहिए मत लो। समझ में आ रहा है? तो वो कंपनीज में बैच कॉस्टिंग अप्लाई होगा जहां पर प्रोडक्शन कंटिन्यूअस बेसिस पर चल रही हो। वहां पर यह नहीं कि कस्टमर अगर ऑर्डर देगा तभी प्रोडक्शन होगा ना, वहां पर कंपनी कस्टमर के ऑर्डर पे नहीं, अपने हिसाब से काम करती है और अपने हिसाब से प्रोडक्शन करती है। उसको लगता है कि यार इतना प्रोडक्शन करना चाहिए, इतनी मार्केट में डिमांड है, इतना प्रोडक्शन करना चाहिए, उस हिसाब से। एक होता है डिमांड है, एक होता है ऑर्डर देना, फर्क है। डिमांड मतलब लोग इतना चाह रहे हैं यार और मिल जाए और मिल जाए, ऑर्डर मतलब हमें इतना चाहिए बनाकर दे दो, फर्क है उसमें सर। ऑर्डर का मतलब हम किसी को बोल रहे हैं, डिमांड का मतलब हम किसी को बोल नहीं रहे, हम कह रहे हैं कि यार हमें मिल जाता तो हम खरीद लेते। समझ में आ रहा है? मिल जाता तो खरीद लेते। ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, हमने कहा भाई ये लो इतना बनाकर हमें दे दो, तो हम किसी को बोल रहे इतना बनाकर दो, वो देगा बनाकर। फर्क है दोनों में, ऑर्डर और डिमांड में। ईच यूनिट इज कमिंग आउट इन अ यूनिफॉर्म इन ऑल रिस्पेक्ट एंड प्रोडक्शन इज मेड प्रायर टू द डिमांड। देखो डिमांड से पहले ही प्रोडक्शन हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, देखो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ बैच कॉस्टिंग, एग्जाम्पल ऑफ बैच कॉस्टिंग। सबसे पहले तो एक बात बता दूं, कोई भी कंपनी बैच कॉस्टिंग तभी यूज करेगी जब उसका प्रोडक्शन कंटिन्यूअस बेसिस पे चल रहा होगा। अब मान लो एक कंपनी है दोस्तों, ठीक है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि दवाइयां बनाती है। इन्होंने डिस्प्रिंग बनानी है, मान लो पहले लिख देते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इन्होंने कहा कि इनको 3 टाइप की मेडिसिन बनानी है। 3 टाइप्स ऑफ मेडिसिन इन्होंने बनाना चाहती है। अब ये कोई वो नहीं है, इन्होंने बनाई थी मेडिसिन कभी है, इसकी डिमांड मार्केट में ज्यादा आ रही, इन्होंने सोचा और बनाते हैं, तो इन्होंने कहा भाई 3 टाइप की मेडिसिन बनाते हैं। मान लो एक जुकाम की, ठीक है, एक सर दर्द की हो गई, अबे हटाओ इसको यार। तो 3 टाइप की मेडिसिन इसने वो बनाई मेडिसिन, जैसे कि सैराडोन हो गई, और रिलीफ करके एक गोली और आती है, पेन रिलीफ कहते हैं, या पेन किलर हो गया, है ना। अब क्या होता है दोस्तों, जब ये प्रोडक्शन करते हैं, अब ये किसी के ऑर्डर पे तो प्रोडक्शन नहीं करती कंपनी। बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, फार्मास्यूटिकल्स जो कंपनीज होती है, ये किसी के ऑर्डर पे प्रोडक्शन नहीं करती, ये डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करती है। अब मान लो इस कंपनी ने सैराडोन की गोली बनानी है, या पेन रिलीफ पेन की गोली बनानी है, या पेन किलर की गोली बनानी है, दवाइयां बनानी है, तो ये क्या करते हैं, सैराडोन की गोली को एक बैच में बना देते हैं, एक बैच नाम दे देते हैं बैच 01, ठीक है, बैच 01। इसका भी एक बैच बना देते हैं बैच 02, और इसका भी एक बैच बना देते हैं बैच 03। अब इनको बैच में क्या होता है, इस ऐसी कंपनी क्या करती है, जब एक टाइप की गोली बनाती है ना, एक टाइप की मेडिसिन बनाती है, तो वो एक बैच बना देती है, बैच क्रिएट कर देती है। अब क्या होता है, बैच क्रिएट करने का बेनिफिट क्या होता है, बेनिफिट ये होता है इस बैच में इसकी सैराडोन की 10,000 मेडिसिन बनेगी। ऐसा बोला कि बैच 01 है सैराडोन की मेडिसिन की, और इसमें 10,000 मेडिसिन बनेगी। बैच 02 जो है वो रिलीफ पेन की है, उसके अंदर आपके पास 5,000 बनेगी मेडिसिन, 5,000 मेडिसिन बनेगी रिलीफ पेन की। और यहां पर आपके पास जो बैच 3 बनाया, उसमें आपके पास पेन किलर की 15,000 मेडिसिन बनाई जाएगी, सिर्फ पेन किलर की। अब कंपनी क्या करती है दोस्तों, ये पर यूनिट के बेसिस पर नहीं निकालती, कंपनी पर यूनिट के बेसिस पे कॉस्ट नहीं निकालती। अब कंपनी वाले आपसे पूछ रहे हैं, आप एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो, मान लेते हैं, और कंपनी वाले आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए अगर मेरे को सैराडोन की 10,000 मेडिसिन बनानी है, तो 10,000 मेडिसिन को क्या आपकी कॉस्ट आएगी, एक यूनिट की नहीं,
पूरे 10,000 मेडिसिन की कॉस्ट क्या आएगी, मतलब एक बैच 01 की क्या कॉस्ट आएगी, इसके लिए हमें बैच 2 की क्या कॉस्ट आएगी और बैच 3 की क्या कॉस्ट आएगी। मतलब कंपनी आपसे ये नहीं पूछ रही कि एक यूनिट की कॉस्ट क्या है, कंपनी आपसे पूछ रही है एक बैच 01 की टोटल कॉस्ट क्या आएगी। अब बैच 01 में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, 10,000 यूनिट ऑफ मेडिसिन। तो बैच 01 में 10,000 यूनिट ऑफ मेडिसिन प्रोडक्शन हो रहा है, तो बैच 1 की कॉस्ट आपको डायरेक्टली बतानी होगी कि यार इसको बनाने में आपके पास 1 लाख का खर्चा होगा। बैच 1 को बनाने की जो मेडिसिन, बैच 1 में जितनी मेडिसिन बनेगी वो 1 लाख का खर्चा होगा। आप आज के आपके घर पे कोई दवाई पड़ी होगी ना, दवाई का एक पत्ता पड़ा होगा या डब्बा कोई होगा, तो उसमें देखना कहीं पर लिखा होगा बैच नंबर। वो बैच नंबर बताता है ये बैच में इसमें, तो पूरा बैच नंबर लिखा होता है वो बताने के लिए कि इस बैच नंबर में कितनी कॉस्ट आई थी कंपनी की, इस बैच में कितना प्रोडक्शन हुआ था। मैं आपको इसमें दिखाता हूं, देखते हैं। ये भी स्पेलिंग गलत हो गई, कहाँ है भाई, ये रहा। सारी दवाइयों में लिखा होता है दोस्तों, ये देखो ये होता है बी फॉर बैच नंबर। ये बैच नंबर है, मतलब इस बैच नंबर में यही वाली गोलियां बन रही होगी और हर दवाइयों में लिखा होगा। आप ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो बैच वाइज देखो, बैच नंबर बी एन फॉर बैच नंबर, ये है इसका बैच नंबर 1001194। इस बैच में कितनी दवाइयां बन रही होगी उन सबका डाटा पड़ा होगा उसके बाद और क्या कॉस्ट आई होगी वो। ये देखो सब जगह लिखा होता है दोस्तों बैच नंबर, ये देखो ये लिखा, देखो ये दिख रहा बैच नंबर, ठीक है ना। ऐसे तरीके से कोई भी दवाई नहीं होगी जिसमें बैच नंबर ना लिखा हो, सारी दवाइयों में लिखा होता है दोस्तों बैच नंबर, ठीक है जी। तो ये क्या होता है, ऐसी कंपनी जिसका प्रोडक्शन कंटिन्यूस बेसिस पे चलता है। फार्मास्यूटिकल कंपनी का जो प्रोडक्शन है वो कंटिन्यूस बेसिस पे चलता है, कंटिन्यूस बेसिस पर उनका प्रोडक्शन चलता है। एक तो फार्मास्यूटिकल कंपनी का जो प्रोडक्शन है वो कंटिन्यूस बेसिस पे चलता है और वो क्या करते हैं, लॉट्स ऑफ द यूनिट ऑफ मेडिसिन एक बैच में डाल देते हैं। मतलब सेरोडोन की अगर उनको 1 लाख मेडिसिन बनानी है, 1 करोड़ मेडिसिन बनानी है, तो उसका 1 करोड़ मेडिसिन का एक बैच बनाएंगे। वो 1 करोड़ की मेडिसिन, जैसे 10,000 मेडिसिन लिखा है ना, 10,000 पर यूनिट की कॉस्ट निकालेंगे कि भाई एक यूनिट की कॉस्ट कितनी, एक मेडिसिन की कॉस्ट कितनी, 10,000 सेरोडोन की टोटल कॉस्ट बता दो आप, मतलब एक बैच की टोटल कॉस्ट, वहां लगता है बैच कॉस्टिंग। यहां ऐसा नहीं होगा कि अगर ऑर्डर आएगा तभी प्रोडक्शन होगा ना, ऑर्डर से मतलब नहीं, डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन चलता रहता है और लॉट्स ऑफ द यूनिट्स बनती है एक बैच में। जैसे टॉय और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, टॉय कंपनी होती है, टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है ना, जो वो बन सकते, एक गुड्डे बनाएगी तो लाइन से बहुत सारे गुड्डे बना देगी, है ना। टेडी बियर बनाएगी तो लाइन से बना देगी, छोटे छोटे खिलौने बनाएगी तो लाइन से बनाएगी। तो वो एक बैचेस बनाती है कि इस बैच में इतने वाले, ये इसमें टेडी बियर, इसमें डॉगी, इसमें ये वो सब, ठीक है सर। तो इस तरीके से हम कहते हैं जॉब और बैच कॉस्टिंग, समझ में आया। तो बैच कॉस्टिंग कौन कौन सी कंपनीज है जो बैच कॉस्टिंग यूज करती है और कौन कौन सी कंपनीज है जो जॉब कॉस्टिंग यूज करती है। तो आगे जाकर मैं बता दूंगा कि कौन कौन सी कंपनीज बैच कॉस्टिंग का यूज करती है और कौन कौन सी कंपनी जॉब कॉस्टिंग का यूज करती है। एमसीक्यू पूछता है कि वालों फार्मास्यूटिकल कंपनी है, बताओ बैच कॉस्टिंग यूज करती है जॉब कॉस्टिंग, तो आप कहना बैच कॉस्टिंग यूज करती है। तो अलग अलग कंपनी का अलग अलग बता दूंगा मैं आपको, अभी लिस्ट दे दूंगा, ठीक है सर। चलो तीसरा पॉइंट समझते हैं। तीसरा पॉइंट, अगला पॉइंट है हमारा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। क्या है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, लिखेंगे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। इसके एक चैप्टर देखो, बैच कॉस्टिंग एक चैप्टर है हमें पढ़ना है डीपली, जॉब कॉस्टिंग एक चैप्टर है वो भी पढ़ना है, पूरा पूरा चैप्टर है इनके। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग भी एक चैप्टर है जिसको हम सर्विस कॉस्टिंग भी कहते हैं। ऑपरेटिंग या बोलो सर्विस कॉस्टिंग। अब नाम से ही पता चल रहा है कि ये कॉस्टिंग कहां, कौन सी कंपनी पर अप्लाई होगी। वो कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग नहीं, जो सिर्फ सर्विसिंग प्रोवाइड करती है, उन कंपनी में ऑपरेटिंग या फिर सर्विस कॉस्टिंग लगती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल होटल इंडस्ट्रीज, होटल्स कंपनी हो गई, जैसे कि और बसेस हो गई, बसेस ट्रैवलिंग कंपनी हो गई, या हॉस्पिटल्स हो गए, इंस्टीट्यूशंस हो गए, ऐसी कंपनीज में क्या लगती है, सर्विस या ऑपरेटिंग कॉस्टिंग लगती है। भाई अब मैं एक होटल कंपनी है, लोग आते हैं स्टे करते हैं, पर एक होटल एक रूम का क्या कॉस्ट, क्या प्राइस मैं उनको बताऊं जिसमें मेरा प्रॉफिट और कॉस्ट दोनों इंक्लूड हो, तो पहले बताना पड़ेगा ना कि एक रूम में पूरे साल में क्या खर्चा हो जाता है या एक रूम में क्या कॉस्ट पड़ती है। तो कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें ऑपरेटिंग कॉस्टिंग लानी पड़ती है ऐसी इंडस्ट्री, ऐसी कंपनी में जो सर्विस प्रोवाइड करती है। दिस टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग मेथड लिखना,
दिस टाइप्स ऑफ costing method, this type of costing method is used, this type of costing method is used in the service sector. कहां यूज होता है? सर्विस सेक्टर में. टू वर्क आउट द कॉस्ट ऑफ सर्विस, टू वर्क आउट द कॉस्ट ऑफ सर्विस. भाई मान लो एक होटल, आप कहीं घूमने गए, वहां पर आपने स्टे करा होटल में, तो उन्होंने कहा कि भाई एक दिन का आपको 1000 रुपए या 1500 रुपए देने होंगे. तो उसमें उनका वेटर की कॉस्ट, एसी की कॉस्ट, बेड की कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट सब इंक्लूड होती है. अब उसने जो 1500 रुपए बताया आपको, उसके तो उसमें प्रॉफिट भी जुड़ा है और उसमें कॉस्ट भी जुड़ी है. अब कॉस्ट कितनी होगी ये कैसे पता लगेगा? इसके लिए हमें ऑपरेटिंग या सर्विस कॉस्टिंग पढ़ना पड़ेगा और वहां पर इस चैप्टर को लगाकर हम फाइंड आउट करेंगे. भाई आपको पता है कि आप रोजाना बस से ट्रैवल करते हैं, मेट्रो से ट्रैवल करते हैं. मेट्रो का किराया ये डिसाइड करती है गवर्नमेंट, या बस का किराया गवर्नमेंट डिसाइड करती है, पर गवर्नमेंट निकालती कैसे? भाई ऑपरेटिंग कॉस्टिंग लगाती है. वो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग लगाकर वो बताएगी कि एक जगह से इतनी जगह पर इतने किलोमीटर जाने तक इतना किराया की कॉस्ट पड़ती है ऑन एन एवरेज. हम निकालना सीखेंगे दोस्तों, ये हम निकालना सीखेंगे. बट अभी के लिए ये समझते जाइए कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग कहां अप्लाई होती है. उन कंपनीज में ये अप्लाई होता है जो कंपनी सर्विस सेक्टर वाली कंपनी है, वो जो निकालना चाहती है एक सर्विस जो ऑफर कर रही है उसकी कॉस्ट निकालना चाहती है. जो सर्विस वो ऑफर कर रही है उसकी कॉस्ट अगर वो कैलकुलेट करना चाहती है तो उन कंपनी में क्या होगा? सर्विस ऑफर टू दी कस्टमर. तो अगर कोई कंपनी कस्टमर को सर्विसेज दे रही है तो उसकी कॉस्ट क्या आएगी, उसको निकालने के लिए उसको ऑपरेटिंग या सर्विस कॉस्टिंग लगाना होगा. अच्छा सर निकालेंगे कैसे? इसके लिए एक कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी होती है और उस कॉस्ट शीट प्रिपेयर करने के लिए नहीं, इतना ठीक है, इतना लिख लीजिए, बहुत है, इनफ है, इतना इनफ है सर. ठीक है सर, तो इतना बहुत है, इतने में समझ में आ गया होगा कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, देखो मैं आपको फिर कह रहा हूं कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग बेसिकली किस तरीके से हम, कॉस्टिंग मतलब मेथड है जो हमें अप्लाई करना है. मैं तो बता रहा हूं ये मेथड किस किस कंपनी में लगता है, कौन कौन सी कंपनी में ये मेथड अप्लाई होता है और उस मेथड से लगाकर वो कॉस्ट निकालते हैं. जैसे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड है. अब ये कॉस्टिंग कहां लगेगी? ये वहां लगेगी जो कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है, उनको सर्विस निकालने की कॉस्ट चाहिए. भाई मैंने जो सर्विस प्रोवाइड करी कस्टमर की उसकी कॉस्ट क्या होगी, वो कैलकुलेट करने के लिए ऑपरेटिंग कॉस्टिंग लगता है. चैप्टर आन दीजिए, चैप्टर आएगा, डिटेल में होगा, बिल्कुल एक बात नहीं छोड़ी जाएगी. आओ सर, मैं तो बस यहां पर बेसिक बता रहा हूं कि आपसे एमसीक्यू वगैरह कर सकूं. प्रोसेस कॉस्टिंग सर एमसीक्यू कैसा आएगा? एमसीक्यू इस तरीके से आएगा कि ये कंपनी है, 4-5 कंपनी है, बताओ इसमें से ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कहां पर अप्लाई, कौन सी कंपनी में अप्लाई होगी. बस 3 कंपनी बोलेंगे मैन्युफैक्चर, एक कंपनी बोलेंगे सर्विस, जैसे पता चल जाएगा, पढ़ते समय आएगा ये सर्विस वाली सेक्टर वाली कंपनी है, लगाओ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग. ठीक है, प्रोसेस कॉस्टिंग. It is the method of costing. It is a method of costing used mainly in manufacturing. Used mainly in manufacturing, where जहां पर where unit are continuously produced through one or more process, through one or more process. देखो प्रोसेस कॉस्टिंग भी एक चैप्टर है, जो मैं आपको बढ़ा रहा हूं ये पर्टिकुलर सबके एक चैप्टर है. अब प्रोसेस कॉस्टिंग कहां पर लगाएगी? वो उस कंपनी में प्रोसेस कॉस्टिंग लगती है जहां पर जो प्रोडक्शन होता है मैन्युफैक्चर. पहले तो सर्विस सेक्टर में कभी नहीं लग सकती प्रोसेस कॉस्टिंग. प्रोसेस कॉस्टिंग हमेशा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में लगेगी और उस कंपनी, उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में लगेगी जहां पर जब प्रोडक्शन होता है वो एक से ज्यादा प्रोसेस यूज करके प्रोडक्ट होता है. जैसे कि क्या, मान लो यहां एक मशीन है, मशीन 1, यहां मशीन 2 है और यहां मशीन 3 है. अब क्या होता है, यहां मैं रॉ मटेरियल डालता हूं, यहां मैं रॉ मटेरियल डालता हूं, इस रॉ मटेरियल
से यहां डालने के बाद इस मशीन में काम होता है, इस मशीन में काम होकर ये बाहर निकलता है, ये इसके लिए एक आउटपुट बन जाता है और ये आउटपुट जो बनेगा ये अगली मशीन पे जाएगा और अगली मशीन के लिए इनपुट बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना? समझिए, रॉ मटेरियल पहली मशीन के लिए इनपुट है, जो चीज बनाना चाहते हो उसका रॉ मटेरियल डाल दो आप। रॉ मटेरियल मशीन में गया, प्रोसेस हुआ, मशीन में जाकर क्या होता है? रॉ मटेरियल प्रोसेस होता है, वर्क होता है उसमें, प्रोसेस हुआ, बाहर निकला, उसका काम खत्म हो गया मशीन 1 का। अब मशीन 2 में जाएगा, तो जो मशीन 1 का आउटपुट होगा वो मशीन 2 के लिए क्या बन जाएगा? इनपुट। जो यहां से बनकर आया वो इसके बाद जाएगा और यहां भी प्रोसेस होगा। जब यहां प्रोसेस आएगा तो यहां से निकलेगा बाहर और यहां क्या बन जाएगा? ये आउटपुट होगा इसके लिए, जो ये बाहर निकला वो आउटपुट, और जो मशीन 2 का आउटपुट वो मशीन 3 का क्या बन जाएगा? इनपुट बन जाएगा। और जब ये लास्ट मशीन में प्रोसेस होता है, लास्ट मशीन से प्रोसेस होता है, उसके बाद लास्ट मशीन में प्रोसेस होने के बाद जो निकलता है वो आपका निकलता है फिनिश गुड, मतलब पूरा गुड बनकर तैयार हो जाता है। ऐसी कंपनी जो प्रोसेस वाइज काम कर रही होती है, सिर्फ एक मशीन में डालने से सीधा फिनिश गुड नहीं निकलता, एक से ज्यादा प्रोसेस करना पड़ता है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड बनाने में, तो ऐसी कंपनी में प्रोसेस कॉस्टिंग लगती है। प्रोसेस से चलना होता है कि भाई पहले जो रॉ मटेरियल है, जैसे मैं अगर मान लो सोफा बना रहा हूं तो पहले मुझे लकड़ियां की कटिंग करनी होगी, ये एक प्रोसेस हो गया। लकड़ी को काट कर उसको बिल्कुल उसका शेप देनी होगी, सेकंड प्रोसेस हो गया। फिर उसको चिपकाना होगा, थर्ड प्रोसेस हो गया। फिर उसके पेंट करना होगा, फोर्थ प्रोसेस हो गया। ऐसी कंपनी जो प्रोसेस वाइज प्रोडक्शन करती है, ऐसी कंपनी में लगता है प्रोसेस कॉस्टिंग। और इसमें इस प्रोसेस की क्या कॉस्ट आई, इस प्रोसेस की क्या कॉस्ट आई और इस प्रोसेस की क्या कॉस्ट आई, और फिर जाकर टोटल क्या कॉस्ट आई। प्रोसेस वाइज कॉस्ट निकालते हैं, फिर टोटल में कॉस्ट निकालते हैं, तब लगता है प्रोसेस कॉस्टिंग। तो प्रोसेस कॉस्टिंग कहां लगेगी बताओ? ऐसी कंपनी में जहां प्रोडक्शन होता है वो एक प्रोसेस से नहीं, 2-3 प्रोसेस से होकर गुजरकर फिनिश गुड बनता है। ऐसी कंपनी जहां पर कोई भी प्रोडक्ट जब बनता है रॉ मटेरियल से, जब हम फिनिश गुड में प्रोडक्ट को कन्वर्ट करते हैं, वो एक प्रोसेस से नहीं, एक से ज्यादा प्रोसेस से होकर निकलता है, फिनिश गुड बनता है। तो ऐसी कंपनी में प्रोसेस कॉस्टिंग लगा जाती है, क्योंकि हम हर एक प्रोसेस की कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहेंगे और टोटल भी करना चाहेंगे। तो इसकी भी कॉस्ट क्या होगी, इसकी कॉस्ट क्या होगी, इसकी कॉस्ट क्या होगी, तो हर एक प्रोसेस की कॉस्ट कैलकुलेट करना तो होता है, इसलिए प्रोसेस कॉस्टिंग लगा जाती है। प्रोसेस कॉस्टिंग क्या करेगा? मशीन 1 में क्या प्रोसेस हो उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करेगा, 2 में करेगा, 3 में करेगा और टोटल भी बता देगा। समझ में आया? आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज होती है जिसका रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनने के लिए बहुत सारे मशीनों से, बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना होता है। ऐसी कंपनी प्रोसेस कॉस्टिंग अप्लाई करती है अपनी कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए। क्लियर है या नहीं है? समझ में आया? चलो, एक बेसिक बात समझ में आई आपको? सिर्फ बेसिक बात जानो, बेसिक क्लियर है। जब धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते जाएंगे, हर एक चैप्टर पे आते जाएंगे और डिटेल में कैलकुलेशन, पता है क्या होता है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जब बेसिक समझा रहे होते हैं ना, तो स्टूडेंट क्या सोचता है कि यार कैसे निकाला जाएगा प्रोसेस कॉस्टिंग, मतलब कैसे कॉस्ट कैलकुलेट होगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बेसिक में हम ना दूर तक के सोचने लगते हैं कि यार कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी इस प्रोसेस की, इस प्रोसेस की, इस प्रोसेस की। इसलिए यहां पर थोड़ा सा अच्छा लगता है यार, अभी तो यार टाइम है बहुत ज्यादा ये वगैरह। तो दोस्तों मैं आपसे समझाना चाहता हूं कि प्रोसेस कॉस्टिंग का एक पर्टिकुलर चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, बहुत सारी थ्योरी पढ़नी है, तो उसमें हम डिटेल में सीखेंगे ना। यहां तो बस ये सीखना है कि कौन सी कंपनी में प्रोसेस कॉस्टिंग अप्लाई करी जाती है। क्लियर है या नहीं है? जैसे कि मैं आपको बताऊं, क्लोथ्स जो कंपनी होती है, जो गारमेंट्स कंपनीज होती है, क्लोथ इंडस्ट्री होती है, उनमें यूज करा जाता है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होती है, उनमें यूज करता है, क्योंकि फूड एक तरीके से नहीं बनता, अलग अलग उसमें प्रोसेस करने पड़ते हैं। फूड प्रोसेसिंग कंपनी में यूज करा जाता है बेसिकली। आओ सर अगला पढ़ते हैं, 5th आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, बस ये इतना समझो कि कौन सी कंपनी में कौन सी कॉस्टिंग लगेगी, बस यही समझाने के लिए आपको बस ये पढ़ा रहा हूं। अभी इस पर डिटेल में नहीं समझा रहा, क्योंकि इसके पर्टिकुलर चैप्टर है, वहां सीखेंगे। बस ये समझो कौन सी कंपनी में कौन सी कॉस्टिंग लगती है, बस यही आएगा एमसीक्यू में। ठीक, अब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कौन सी इंडस्ट्री में लगी, कौन सी कंपनी में लगेगी? ये उन कंपनी में लगती है जहां जो कंपनी कंस्ट्रक्शन करवाती है। जैसे कि बहुत अच्छा नाम सुना होगा डीएलएफ। डीएलएफ जो कंपनी है वो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जो कि मॉल्स, बिल्डिंग्स, फ्लैट्स वगैरह का कंस्ट्रक्शन करती है। बहुत सारी कंपनी है, मैं सिर्फ डीएलएफ की बात नहीं कर रहा, बहुत सारी कंपनीज है जो करती है दोस्तों। पर
वो कंपनीज, वो इंडस्ट्री जो सिर्फ कंस्ट्रक्शन का काम करती है, भले ही वो कंस्ट्रक्शन किसका हो, रोड का हो, हाईवे का हो, बिल्डिंग्स का हो, मॉल्स का हो, तो ऐसी कंपनीज में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग लगाएंगे। दिस मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज यूज्ड, देखो हर बार में लिख रहा हूं, दिस मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज यूज्ड, ये मेथड ऑफ कॉस्टिंग कहां यूज होती है? यूज इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, इसका भी एक चैप्टर है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, टू वर्क आउट द कॉस्ट, टू वर्क आउट द कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टू वर्क आउट द कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट undertaken contract costing is actually similar to contract costing is actually similar to जॉब कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग के सिमिलर जैसा है, क्योंकि जॉब कॉस्टिंग में भी ऑर्डर मिलता है और कॉन्ट्रैक्ट में भी ऑर्डर मिलेगा। भाई बिल्डिंग बनाने का जब कंपनी को ऑर्डर मिलेगा तभी तो कंपनी बिल्डिंग बनाएगी, और जॉब कॉस्टिंग में भी तो यही होता है कि जब कोई कस्टमर अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑर्डर प्लेस करता है तब। बट यहां पर क्या होता है, जॉब कॉस्टिंग में यूनिट्स ज्यादा होती है, पर्टिकुलरली यूनिट्स होती है। यहां पर एक ही बिल्डिंग होती है, 10-100 बिल्डिंग तो ना बनानी है, 1000 तो ना बनानी है, बिल्डिंग एक ही होती है। वहां पर नंबर्स ऑफ यूनिट ज्यादा होती है एक ऑर्डर पे, फर्क बस इतना है। सिमिलर है वहां, सिमिलर बस इतना है कि वहां पर भी ऑर्डर के हिसाब से काम करते हैं, यहां पर भी ऑर्डर के हिसाब से काम किया जाता है। पर यहां पर एक बड़ा ऑर्डर होता है, वहां पर एक छोटा ऑर्डर होता है। वहां कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ऑर्डर नहीं है, यहां कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ऑर्डर है बस। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज एक्चुअली सिमिलर टू जॉब कॉस्टिंग, बट द डिफरेंस इज वन कंस्ट्रक्शन one construction work take several months and years in completion in job costing each job may be complete in shorter period। फर्क क्या है? फर्क ये है, एक फर्क और है, वैसे तो हद तक सिमिलर। क्या है सिमिलर? ये सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी ये है कि वहां पर जॉब कॉस्टिंग के अंदर भी वो कंपनी जो ऑर्डर के हिसाब से काम करती है वो जॉब कॉस्टिंग कंपनी अप्लाई करती है, और यहां पर भी ऑर्डर के हिसाब से होता है। भाई अब एक कंपनी अपनी तो अपनी बिल्डिंग नहीं बना पाएगी ना, वैसे खैर बनाती भी है, पर वो अपनी बिल्डिंग इसलिए बनाती है बेचने के पर्पज से, वो एक अलग मैटर हो गया। बट बहुत सारी जो कंपनीज है मेनली वर्क करती है, जब उनका बहुत सारा पैसा होता है तब वो अपनी एक खुद की बिल्डिंग बना देती है। बाकी मेन कंपनी क्या करती है, ऑर्डर आता है, भाई मॉल बनाने का ऑर्डर आया या कंस्ट्रक्शन, बड़ी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का ऑर्डर आया, तो उस बेस पे काम करती है। ऑर्डर के बेस पे काम होता है यहां पर, पहले नहीं होता। बट फर्क यह है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी को एक ऑर्डर को पूरा करने में बहुत सारे महीने या बहुत सारे साल लग जाते हैं। भाई एक मॉल बनाना आसान थोड़ी ना है, एक मॉल बनाने में 5-5-6 साल लग जाते हैं। पर अगर मैं इसी तरीके से बात करूं जॉब कॉस्टिंग में, तो वहां का जो ऑर्डर है महीने में भी कंप्लीट हो जाता है, साल तो दूर की बात है। भाई अगर शर्ट बनाने का ऑर्डर है या मार्कर बनाने का ऑर्डर है तो मार्कर तो महीने में बना दोगे, समझ में आया? तो फर्क यह है कि कंस्ट्रक्शन कंपनीज में जो ऑर्डर आता है उसको कंप्लीट करने में बहुत सारा टाइम लग जाता है, जबकि जॉब कॉस्टिंग में ऐसा नहीं होता, इसलिए थोड़ा डिफरेंस है। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग अगर आपसे पूछे कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कहां अप्लाई होगी, कैसे अप्लाई होगी, ये नहीं बताया दोस्त, इसके बारे में बात मत करिएगा। कहां अप्लाई होगी, कौन सी कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग लगेगी, ये जरूर बता दीजिएगा। ऐसी कंपनी जिसका काम कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होता है वहां पर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग लगाई जाती है, और उसके टाइम से कितने साल का कंस्ट्रक्शन के हिसाब से कॉस्ट कैलकुलेट करी जाती है। ठीक है, करेंगे कैसे, चैप्टर है, डिटेल में सीखेंगे, एक एक क्वेश्चन करेंगे, सब कुछ करेंगे, बहुत क्वेश्चन करेंगे, चुटकियों में आएगा आपको। ठीक है, बट अभी के लिए मैं क्या समझा रहा हूं, कौन सी कॉस्टिंग किस कंपनी में लगती है।
अगला लिखेंगे 6 पॉइंट मल्टीपल कॉस्टिंग। This method of costing is used in this method of costing is used this method of costing is used अबे यार for those company where more than one costing method is applied, where more than one costing method is applied। ऐसी कंपनी जहां पर एक से ज्यादा मेथड अप्लाई हो सकता है, ऐसी कंपनी में मल्टीपल कॉस्टिंग लगती है। मल्टीपल कॉस्टिंग मतलब भाई उसमें प्रोसेस भी लग सकती है, उसमें जॉब भी लग सकती है, ऐसे कह रहा हूं। एक ही कंपनी में अगर एक से ज्यादा कॉस्टिंग लग रही है, वहां पर हम क्या कहते हैं, मल्टीपल कॉस्टिंग कहते हैं। जैसे कि एक कंपनी है एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो एयरक्राफ्ट बनाते हैं ना मैन्युफैक्चरिंग। अब एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्टिंग के अंदर मल्टीपल कॉस्टिंग लगती है। क्यों? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल भाई देखो, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, एयरक्राफ्ट बनाने के लिए भैया प्रोसेस चाहिए। एक प्रोसेस से कभी भी एयरक्राफ्ट नहीं बनेगा, प्रोसेस कॉस्टिंग अप्लाई होगी। क्यों? क्योंकि भैया एयरक्राफ्ट छोटा मोटा थोड़ी ना होता है, प्रोसेस कॉस्टिंग होती है। ठीक है। दूसरा, जॉब कॉस्टिंग, भाई जब ऑर्डर मिलेगा तभी हम एयरक्राफ्ट बनाएंगे, समझ में आ रहा है? तो प्रोसेस कॉस्टिंग लग सकती है, जॉब लग सकती है। मान लो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है तो प्रोसेस वाइज कंस्ट्रक्शन होगा, तो वहां प्रोसेस कॉस्टिंग या फिर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग भी लग सकती है, समझ में आ रहा है? तो ऐसी कंपनी जब वो अपना मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज देती है तो वहां पर एक से ज्यादा कॉस्टिंग अप्लाई हो सकता है, तो ऐसी कॉस्टिंग में मल्टीपल कॉस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टीपल कॉस्टिंग। ठीक है सर। सातवां लिखेंगे, एक लास्ट लिख लो, सातवां, जॉइंट कॉस्टिंग। जॉइंट कॉस्ट कहते हैं इसको, जॉइंट कॉस्ट। देखो ये उस कंपनी में लगती है, मैं इसको लिखूंगा, ऐसी कंपनी जहां पर एक रॉ मटेरियल डालने से, ऐसी कंपनी जहां पर एक रॉ मटेरियल डालने से एक से ज्यादा आउटपुट निकल जाए, एक से ज्यादा आउटपुट निकल जाए, एक से ज्यादा आउटपुट निकल जाए, उसमें जॉइंट कॉस्ट या कॉस्टिंग कह सकते हैं, जॉइंट कॉस्टिंग लगती है। सर ये कौन सी कंपनी है जहां पर एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिल जाते हैं? पेट्रोलिंग कंपनी। एग्जाम्पल, पेट्रोलिंग और डीजल कंपनी। पेट्रोलिंग या फिर डीजल कंपनी। भाई क्रूड ऑयल निकलता है ना, क्रूड ऑयल निकालने के बाद जब हम प्रोसेस करते हैं तो प्रोसेस करने का पेट्रोल, उसके प्रोसेस करने के बाद डीजल, उसके बाद बहुत कुछ निकलता है। एक ही क्रूड ऑयल हमारा क्या है दोस्त? क्रूड ऑयल हमारा कच्चा तेल। कच्चा तेल क्या होता है? समुद्र से निकलता है, दुबई में या फिर सऊदी अरेबिया में निकलता है, दुबई में नहीं, सऊदी अरेबिया में ज्यादा होता है। तो वहां पर क्या होता है कि पहले कच्चा तेल निकाला जाता है, उस कच्चे तेल से प्रोसेस करा जाता है, तो प्रोसेस से क्या बनता है सर? पेट्रोल। पेट्रोल और प्रोसेस करेंगे तो क्या बन जाएगा? डीजल। तो एक ही प्रोडक्ट से, एक ही रॉ मटेरियल जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट लगता है तो जॉइंट कॉस्टिंग लगती है दोस्तों। क्या लगती है? जॉइंट कॉस्टिंग। पर सेपरेट चैप्टर है, जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों हमारे? जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट। चैप्टर का नाम है जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट। देख रहे हो बेसिक कितना इंपॉर्टेंट है, सारे चैप्टर यहां पर कवर हो रहे हैं, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट। देखना दोस्तों हमारे पे कौन कौन से चैप्टर है, एक बार मैं दिखा देता हूं। हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं ना, जिसके अंदर हमने बताया था मटेरियल भी होता है, इंप्लॉई, डायरेक्ट एक्सपेंस, ओवरहेड के बारे में बताया। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे इसको डिटेल में।
कॉस्ट शीट बताया, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, यही चीज सिखाई है नहीं सिखाई भाई बताओ। जॉब कॉस्टिंग बताई, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट अभी बताया, ऑपरेटिंग एंड सर्विस कॉस्टिंग, मार्जिनल स्टैंडर्ड और बजट, ये कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स है। इसको बाद में सीखेंगे दोस्त, इसको बाद में सीखेंगे, नहीं तो फिर बोर हो जाओगे पक्का। चलो ये क्या खोल दिया, ठीक है। एक चीज मेरे को लिखवानी है, मैं बता देता हूं। देखिए दोस्त, सामने मैं आपको एक स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, ये सीएमए फाउंडेशन की बुक है, सीएमए फाउंडेशन की पेपर नंबर 2 में बुक है। वहां पर अगर आप देखोगे तो वहां पर ये बातें लिखी हुई है जो कि आपके लिए बहुत जरूरी लिखना, ठीक है, ये लिखना जरूरी है। जैसे शुगर इंडस्ट्री प्रोसेस कॉस्टिंग, टॉय मेकिंग कंपनी क्या होती है, बैच कॉस्टिंग यूज करती है, स्टील एंड सीमेंट कंपनी क्या करती है, प्रोसेस कॉस्टिंग। ये देखो आपको याद करना पड़ेगा। जब से अगर इसको 4 से 5 बार लिख लेते हो या 4 से 5 बार पढ़ लेते हो, इनफ है, आप याद कर लोगे। नीचे सारी बातें दे रखी कौन कौन सी, क्योंकि अगर ये याद नहीं हुआ, क्योंकि यही पूछेगा दोस्त, ये याद नहीं हुआ तो आप समझ लेना आप एमसीक्यू ट्रू फॉल्स नहीं कर पाएंगे। मैं आपको दिखाता हूं एमसीक्यू ट्रू फॉल्स यहीं पर बेस पे है। ये देखिए, ये इंटर लेवल की बुक है ना। अब इंटर लेवल की बुक में आप अगर देखोगे तो देखो यहां पर लिखा है कि भैया सेलेक्ट द मेथड ऑफ कॉस्टिंग फॉलोड बाय ईच ऑफ द फ्लोइंग इंडस्ट्री, क्रेन मैन्युफैक्चरिंग, ब्रिज कंस्ट्रक्शन, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग लग जाएगी, रोड रोलर मैन्युफैक्चरिंग, आयरन स्टील मैन्युफैक्चरिंग, पावर जनरेशन कंपनी, ट्रांसपोर्ट सर्विस कॉस्टिंग लग जाएगी, मतलब ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, हॉस्पिटलिटी सर्विस ऑपरेटिंग कॉस्टिंग लग जाएगी, है ना। ये बताइए, मैंने बताया आपको आउट ऑफ पॉकेट, संक कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी, इंप्यूटेड कॉस्ट, नॉशनल और इंप्यूटेड को बताया था ना। अब बैच कॉस्टिंग इज सुटेबल फॉर शुगर इंडस्ट्री, केमिकल, फार्मा इंडस्ट्री और ऑयल इंडस्ट्री। पर दोस्तों अगर आपको ये याद नहीं होंगे तो फिर कैसे होगा बात, इसलिए ये याद करना जरूरी है। इसमें कोई वो नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कुछ नहीं है, बस इसमें पढ़ो और देखो कि भाई प्रिंटिंग इंडस्ट्री जॉब कॉस्टिंग में आती है, हॉस्पिटल। देखो जो सर्विस कॉस्टिंग है उसमें तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जो कंस्ट्रक्शन कॉस्टिंग है उसमें भी याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पता चल जाएगा कि ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है और ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग लगेगी, सर्विस कंपनी में सर्विस कॉस्टिंग लगेगी। जो मेन याद करना है वो है जॉब, बैच और प्रोसेस, वो है। हम देखें तो यहां पर कौन सी कॉस्टिंग, कहां पर बैच कॉस्टिंग लगेगी, फार्मास्यूटिकल कंपनी, याद है दवाइयों की जो कंपनी होती है वहां पर क्या लगती है, बैच, क्योंकि बैच में काम होता है वहां पर। बैच में इन द सेंस कि सैराडॉन की गोलियां ये सिखाया था कि फार्मास्यूटिकल कंपनी जो होती है वो बैच कॉस्टिंग से, टॉय मेकिंग कंपनी जो होती है वो बैच कॉस्टिंग में आती है, ठीक है डियर। जैसे कि कहा जॉइंट कॉस्ट इज सुटेबल, जॉइंट कॉस्ट मतलब एक ऑयल इंडस्ट्री जो होती है वो जॉइंट कॉस्ट, क्योंकि एक कच्चे ऑयल से, जैसे मैंने बताया एग्जांपल दिया था, क्रूड ऑयल जो होता है उससे हमारा डीजल, पेट्रोल वगैरह भी और कुछ बनता है उससे, तो ऑयल इंडस्ट्री में ही जॉइंट कॉस्ट लगती है, जहां पर एक रॉ मटेरियल डालने से एक से ज्यादा प्रोडक्ट निकल कर आए, दैट्स कॉल्ड ऑयल इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री है, ऑयल इंडस्ट्री है दोस्तों, याद रहे ये बात। बैच कॉस्टिंग कहां पर होगी, फार्मा, और जॉइंट कॉस्टिंग कहां होगी, तो इसमें कोई अलग से बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। अगर मान लो कभी आपको नहीं पता यार, मान लो यार शुगर इंडस्ट्री में क्या लगेगा, केमिकल में क्या लगेगा, पीछे आंसर घुमाओ, आंसर देखो, अच्छा ये है बैच लगता है, अच्छा प्रोसेस टॉय, अच्छा ठीक है, तो वही हो गया इसका आंसर। दोस्तों देखो जितने लिख दो कंपनीज तो कितनी सारी है, अब कितने याद कर पाओगे। तो जैसे कि हमारे जो फाउंडेशन लेवल पे लिस्ट लिखवा रखी है करीब 27, तो ये आप याद कर लीजिए। इसके अलावा अगर ये मिलती है तो वो और भी नोट कर लेना, तो इसको पहले आप नोट करिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है ये, आप अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए। देखो कॉपी में जो नोट हो गया, उसके बाद नहीं नोट आपको मिलेगा। आप थोड़ा बुक खोल के बैठोगे, फाउंडेशन लेवल की बुक खोलोगे, फिर वहां देखोगे क्या है, अभी उतार लीजिए, देखो टाइम नहीं लगेगा ज्यादा, पॉज करिए वीडियो, अभी उतार लीजिए, यहां तक उतार लिया, वीडियो पॉज करिए, यहां तक उतार लो 16 तक, फिर वीडियो पॉज करो और ये भी उतार लो बाकी 27 तक। और जो नहीं आएंगे जगह छोड़ देना, 2 पेज में आएगा ये, 1 पेज और 1 पेज जगह छोड़ दो, जब जब नहीं आएंगे वहां लिखते जाना, ठीक है सर, ये आपको करना है दोस्त। जैसे कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख रहे हो आप, अब पहले मैं आपको बता दूं कॉस्ट यूनिट क्या होती है, फिर जाकर इसको समझ में आएगा, इसकी भी एक लिस्ट है लंबी। पहले कॉस्ट यूनिट समझते हैं, कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटेड एंड बजटरी कंट्रोल या बजटेड कॉस्टिंग, ये 3 कॉस्टिंग जो है मैंने अभी नहीं करवाया, इनके पर्टिकुलर 3 अलग अलग चैप्टर्स है, वहां जाकर डिटेल में सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आ रही। पर सारे एक बार सिलेबस कंप्लीट होने के बाद सब कुछ कवर हो जाएगा। पार्ट 2 की थ्योरी जो छूट गया वो सारे कवर, अलग अलग चैप्टर में तो पढ़ना ही है, तो वहां कवर हो जाएगा। जो मैं पढ़ा रहा हूं वो सिर्फ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के लिए सीख लो भी, ठीक है, उतना सीख लो, कोई चीज नहीं छूटेगी। अगर कोई चीज छूट गई तो आप मुझे बता देना मैसेज करके। अगर जो चीज छूट के समझ लेना वो पेपर के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर 1-2 चीज छूट भी गई तो समझ लेना जानबूझ के छोड़ी गई है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी एक बार मुझसे डिस्कस कर लेना, कोई चीज नहीं छोड़ूंगा, सारा स्टडी मटेरियल करा दूंगा, मतलब जितना बुक में दे रखा है सब करा दूंगा, इंस्टीट्यूट की बुक में जो है सब करा देंगे।
सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कॉस्ट यूनिट समझना, सबसे इंपॉर्टेंट है कॉस्ट यूनिट समझना। अब ये कॉस्ट यूनिट क्या होती है लिखेंगे साथ साथ। ये लास्ट हमारा थ्योरी टॉपिक है, इसके बाद जितने जितने मैंने थ्योरी कराई उस बेस पे जितने एमसीक्यू हो रहे कवर कर लेते हैं, और नेक्स्ट क्लास से हम अपना नया चैप्टर चालू करेंगे, क्योंकि दोस्त बहुत थ्योरी हो गई है। 8 से 9 क्लास मैंने थ्योरी की लगा दी है, 8 से 9 क्लास थ्योरी पढ़ा दी मैंने शुरुआत में, आपको बोरियत हो रही होगी तो थोड़ा प्रैक्टिकल भी चलते हैं, ठीक है। और बाकी थ्योरी बाद में कवर तो कराऊंगा, छोड़ूंगा नहीं, आपको मेरी गारंटी 100%। लेकिन आफ्टर कॉस्ट हैज बीन, जब हम कॉस्ट को असरटेन कर लेते हैं, आफ्टर कॉस्ट हैज बीन अनसर्टेन, आफ्टर कॉस्ट हैज बीन ascertained and while preparing the cost accounts, जब हम कॉस्ट को असरटेन कर लेंगे, कॉस्टिंग लगा के क्या करेंगे, कॉस्ट को असरटेन करेंगे, कॉस्ट को असरटेन करने के बाद क्या करेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग करेंगे। जब मैं कॉस्ट अकाउंट्स बनाऊंगा, इट बिकम नेसेसरी, कुछ चीज नेसेसरी हो जाएगी, इट बिकम necessary to select a unit, it become necessary to select a unit which expenditure may be identified, अच्छा, the quantity upon which cost can be conveniently allocated is known as a unit of cost और कॉस्ट यूनिट। एग्जाम्पल, देखो दोस्तों कॉस्ट यूनिट क्या होती है। कॉस्ट यूनिट क्या है, जब हम अपनी कॉस्ट को असरटेन कर लेते हैं ना, जब हम कॉस्ट निकाल लेते हैं, कॉस्ट निकालने के जब हम कॉस्ट अकाउंट्स बना रहे होते हैं, तो हमें एक चीज जरूरी होती है। क्या जरूरी होती है, जैसे कि मैं बात करता हूं होटल इंडस्ट्रीज की, तो होटल इंडस्ट्री की अगर आप कहीं पर भी होटल लेने जाते हो या स्टे करने जाते हो कहीं पर, तो आप उससे पूछते हो क्या, आप उससे बोलते हो कि भैया हमें एक जगह स्टे करनी है, तो आपको बताता है एक रूम का किराया, बताता है। तो उसने क्या करा, अपनी कॉस्ट को पर रूम के हिसाब से उसने आपको बताया, अपने एक्सपेंडिचर को जो उसने आइडेंटिफाई करा वो क्या करा, पर रूम के हिसाब से। उसने कहा जी देखो हम एक पर्सन नहीं, हम 2 पर्सन है, तो मैंने कहा देखो एक रूम 2 पर्सन इतने रुपए लगेंगे, एक रूम 3 पर्सन इतने रुपए लगेंगे, एक रूम 4 पर्सन इतने रुपए लगेंगे। जो एक्सपेंडिचर है कॉस्ट को उसने क्या करा, पर रूम पर पर्सन के हिसाब से बताया। तो जो पर रूम पर पर्सन होता है इसको हम कॉस्ट यूनिट कहते हैं। जो चीज पर रूम पर पर्सन ये कर रहा है, पूरे एक्सपेंडिचर को आइडेंटिफाई कर रहा है कि जो कॉस्ट लगेगी वो पर रूम पर पर्सन के हिसाब से लगेगी। अच्छा, अगर आप कभी ओला या उबर में बैठे होंगे तो वो कहता है 6 रुपए पर किलोमीटर, 6 रुपए पर किलोमीटर। अब इसने क्या करा, 6 रुपए क्या है, कॉस्ट है, कितने किलोमीटर के लिए, 1 किलोमीटर के लिए। अगर 1 किलोमीटर दूर जाओगे तो 6 रुपए आपकी कॉस्ट आएगी, 2 किलोमीटर जाओगे 12 रुपए कॉस्ट आएगी। तो अगर आपने देखा कि यहां पर क्या हो रहा है, जो ओला या उबर है सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, वो क्या कर रही है, अपनी जो 6 रुपए की कॉस्ट है वो क्या ले रही है, पर किलोमीटर पे ले रही है, नंबर्स ऑफ पर्सन पे नहीं ले रही है ना। तो जो पर किलोमीटर है, पर यूनिट, एक यूनिट इतने रुपए का, एक प्रोडक्ट इतने रुपए का, एक रूम इतने रुपए का। अगर हॉस्पिटल की बात करूं तो हॉस्पिटल में जो पेशेंट है पर पेशेंट पर बेड के हिसाब से, तो जो पर पेशेंट पर बेड पर यूनिट पर ये सब, ये क्या है दोस्तों, कॉस्ट यूनिट कहलाती है। जिससे कॉस्ट यूनिट से क्या होता है, हम एक्सपेंडिचर को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हमारा खर्चा किस बेसिस पर होने वाला है। जैसे मैं करूं होटल कॉस्टिंग में, होटल इंडस्ट्री की अगर बात करूं तो ये कहेंगे पर रूम, एक रूम पर पर्सन, एक रूम एक पर्सन की कॉस्ट है 1000 रुपए, ऐसे बोलेंगे। या पर रूम 2 पर्सन, एक रूम 2 पर्सन की कॉस्ट होगी 1500 रुपए। इस तरीके से क्या करा, अपनी जो कॉस्ट बता रहे हैं वो इसके बेसिस पर बता रहे हैं। तो ये आपके पास क्या हो जाता है, ये तो होगी दोस्तों कॉस्ट, ये क्या होती है, कॉस्ट।
और जो कॉस्ट बताया वो किसके बेसिस बता रहे हैं, इसके बेसिस पर, इसको कहते हैं कॉस्ट यूनिट। तो हम जो अपनी कॉस्ट बताते हैं वो कॉस्ट यूनिट के बेसिस बताते हैं। अगर मैं बात करूं हॉस्पिटल्स की, अगर मैं बात करूं हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज की, तो ये जो अपनी कॉस्ट बताते हैं पर पेशेंट पर रूम के हिसाब से बताते हैं, या पर पेशेंट पर बेड के हिसाब से बता देंगे कि भाई एक बेड, अगर एक पेशेंट एक बेड यूटिलाइज कर रहा है तो आपको 1000 रुपए पर डे देने पड़ेगा। या ये बोलते हैं पर रूम पर डे, एक रूम अगर एक दिन के लिए चाहिए तो आपके पास 2000 रुपए लगेगा। पर रूम पर पेशेंट पर एसी, अगर एसी भी चाहिए तो आपको इतना और लग जाएगा। तो ये जो चीज है, ये सारी चीज क्या है, जो ये तो कॉस्ट है भाई, हमने कॉस्ट बताई किस बेसिस पर, इनके बेसिस पर, अलग अलग बेसिस पर। तो ये होगी कॉस्ट यूनिट। क्या होगी ये, कॉस्ट यूनिट। तो पढ़ेंगे सर, आफ्टर कॉस्ट हैज बीन असर्टेन एंड वाइल प्रिपेयरिंग द कॉस्ट अकाउंट, जब हम कॉस्ट को असर्टेन कर लेते हैं और कॉस्ट अकाउंट को प्रिपेयर कर लेते हैं तो हमें यह जरूरी जानना होता है कि यूनिट क्या है। यूनिट मतलब हम अपने एक्सपेंडिचर को किस बेसिस पर आइडेंटिफाई करेंगे। अगर एक पर्सन रूम लेता है एक दिन के लिए तो इतना खर्चा, दो पर्सन एक रूम लेते हैं तो इतना खर्चा, दो पर्सन दो अलग अलग रूम लेते हैं तो इतना खर्चा। तो इस हिसाब से हम अपनी कॉस्ट को बताते हैं। तो हम पर पर्सन, पर किलोमीटर, पर यूनिट, पर रूम, ये पर डे, इस हिसाब से हम अपनी कॉस्ट को बताएंगे। तो जो पर डे है, पर रूम है, वो क्या है, कॉस्ट यूनिट्स है। द क्वांटिटी अपॉन विच द कॉस्ट कैन बी कन्वीनियंटली एलोकेटेड, आपको कॉस्ट को जिस क्वांटिटी पे एलोकेट कर रहे हो, कैसे 1000 रुपए लगेंगे पर रूम पर पर्सन के, इस पे एलोकेट कराना पर रूम पर पर्सन के, 2000-1500 लगेंगे पर रूम 2 पर्सन के। तो जिस पे एलोकेट कर रहे हो वो आपके पास क्या मानी जाएगी, यूनिट ऑफ कॉस्ट या कॉस्ट यूनिट। समझ में आया कॉस्ट यूनिट किसे कहते हैं, क्लियर है। आओ सामने देखेंगे, ये भी है फाउंडेशन की बुक में दिखेगा आपको, ये रहा कॉस्ट यूनिट था। और ये इंटर की बुक में भी है, पर इंटर की बुक में ये नहीं दे रखा। वो सोचते हैं कि यार फाउंडेशन में जब आप छोटे लेवल पर पढ़ के आ चुके हो तो बड़े लेवल पे क्या, मैं फिर भी आपको दिखा रहा हूं। स्टील मेकिंग कंपनी या सीमेंट इंडस्ट्री कंपनी कहती है पर कॉस्ट पर टन, मतलब इतने लगेंगे एक टन का, इतने रुपए लगेंगे पर टन, ये कॉस्ट पर टन में बात है। शुगर इंडस्ट्री कहती है क्विंटल या टन में बात करती है कि एक क्विंटल के इतने पैसे शुगर इंडस्ट्री में। टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहती है भाई टन मन नहीं होता, हमारा मीटर का हिसाब चलता है, मीटर का, इतना मीटर कपड़ा लोगे इतने पैसे देने पड़ेंगे, इतना मीटर कपड़ा लोगे इतने पैसे देना पड़ेंगे, पर मीटर का हिसाब है। साइकिल इंडस्ट्री का मतलब है भाई एक साइकिल लो इतनी कॉस्ट, दो साइकिल लो इतनी कॉस्ट, पर साइकिल के हिसाब से। समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है। तो ये याद करना जरा मुश्किल नहीं है दोस्तों, ये आपको लिखने पड़ेंगे, पर अभी इसी के नीचे लिखेंगे, इसी के नीचे लिख लो प्लीज, मेरी आपसे बहुत रिक्वेस्ट है। थोड़ा टाइम लग सकता है पर जब आप ये थ्योरी पढ़ोगे हाथ के हाथ आपको मिल जाएगा, ये बुक नहीं खोलनी पड़ेगी दोस्त, ठीक है। तो हर एक का दे रखा, देखो कितने सारे हॉस्पिटल और नर्सिंग होम में कॉस्ट पर बेड, पर पेशेंट, पर डे, है ना। ये सब ब्रिक इंडस्ट्री में क्या करेंगे, 1000 ईंटों का कॉस्ट बताएंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे एक ईंट की इतनी कॉस्ट, 1000 ईंट के इतने पैसे लगेंगे, ऐसे ही होता है। जब आप ईंट खरीद जाओगे ना, 1000 ईंट की बात बताएंगे, 1000 ईंट के पैसे बताएंगे, 1000 ईंट के 7500 रुपए ऐसे बोलेंगे। वाटर की बात करोगे तो पर लीटर के हिसाब से होगा, सॉफ्ट ड्रिंक की बात करेंगे तो इस तरीके से सारे अलग अलग आपको दे रखा है। पावर मैन्युफैक्चरिंग किलोवाट के हिसाब से होगा, बिल्डिंग स्क्वायर फीट के हिसाब से पैसा लेंगे आपसे, कितने बड़ी स्क्वायर फीट है उसके हिसाब से। कैंटीन में एक मील कितना रुपए का है, वो उसके होटल में पर रूम पर डे के हिसाब से। गुड्स कैरी या पैसेंजर की बात करेंगे, मतलब ट्रांसपोर्टेशन की बात, एक जगह से दूसरी जगह जाना, कॉस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर, एक पैसेंजर अगर 1 किलोमीटर जाएगा तो मैं इतने पैसे लूंगा। ये सारी बातें आपको याद नहीं करनी, बस एक बार पढ़ना है, 3 से 4 बार अगर आप पढ़ लेते हैं तो इनफ है, इनफ है दोस्तों। कोई भी अलग अलग से नहीं बताएंगे, बस आपको ही पढ़ना पड़ेगा। 27 है, इसको लिख लो अभी हाथ के हाथ, अभी हाथ के हाथ यहां पर लिख लीजिए प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, तभी आप ये कर पाएंगे। कॉस्ट यूनिट ऑफ होटल हॉस्पिटल इंडस्ट्री, तो देखो टन में तो नहीं होगा हॉस्पिटल में, आप खुद ही अपना दिमाग लगाओ, किलोवाट में भी नहीं होगा, स्टूडेंट पर ईयर, स्टूडेंट तो ना आते हैं। तो मैं कह रहा हूं पेशेंट होता है ना हॉस्पिटल के लिए, तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक नहीं है। आप जो इंडस्ट्री उसके बारे में अगर थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो आप इनफ है। जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर क्या बनता है, व्हीकल्स बनते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर क्या बनते हैं, व्हीकल। ऑटोमोबाइल में मोबाइल नहीं बनता, ऑटोमोबाइल में व्हीकल्स बनते हैं। जो गाड़ियां वाड़ियां बनती है, कार्स वगैरह, बाइक्स वगैरह, वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होती है। तो क्यूबिक मीटर तो कपड़ों के लिए होगी, बेड पर नाइट हो गया, जैसे कि रूम के लिए हो गया। कॉल्स मतलब कॉल सेंटर्स के लिए हो गया, कॉल है ना, कॉल सेंटर में कॉल हो गया, नंबर ऑफ कॉल के पास है। व्हीकल्स के लिए क्या हो गया भाई, कॉस्ट यूनिट क्या होगी, ऑटोमोबाइल व्हीकल्स, नंबर ऑफ व्हीकल के हिसाब से। डेप्रिसिएशन इज अ एग्जांपल ऑफ, डेप्रिसिएशन क्या होता है दोस्तों, फिक्स्ड होता है। डेप्रिसिएशन क्या होता है दोस्त, फिक्स्ड। सर ये तो गलत बात है,
अगर हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करते हैं तो फिक्स्ड है, अगर हम WDV मेथड करते हैं तो उसमें डेप्रिसिएशन हर बार चेंज होता है। दोस्तों कॉस्टिंग के अंदर एजम्पशन मानी जाती है कि आप जो डेप्रिसिएशन लगाओगे वो फिक्स्ड नेचर का माना जाएगा, मतलब इतना तो लगेगा ही लगेगा, ये फिक्स्ड है। अब मशीन ज्यादा खराब हो इतना जितना हमने एस्टिमेट करा है 15% उतना फिक्स्ड है। तो कॉस्टिंग के अंदर जो डेप्रिसिएशन होता है उसको फिक्स्ड में ट्रीट करते हैं, वेरिएबल में नहीं। यूनिट बढ़ाने से घटाने से डेप्रिसिएशन उतना लगेगा जितना आपने सेट करा है 15% का। एक मशीन खरीदी 1,00,000 रुपए की, आपने कहा कि यही 1,00,000 में 15% का डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, और एक 1,00,000 की मशीन में आप एक टाइम पे 10,000 यूनिट बना देते हो। अगर आप 12,000 यूनिट बना दोगे तो तब भी तो 15% लगेगा, 15,000 यूनिट बनाओगे तब भी तो जो रेट आपने डिसाइड करा उस रेट पे लगेगा डेप्रिसिएशन। इसलिए कहा कि जो डेप्रिसिएशन आप जो रेट डिसाइड करते हो उस रेट पे लगता है, यूनिट बढ़ाने घटाने से नहीं होता। अगर यूनिट को बढ़ाने घटाने से डेप्रिसिएशन बदलता तो मैं कहता ये वेरिएबल है, क्योंकि यूनिट बढ़ाने घटाने से नहीं, सिर्फ एक फिक्स रेट लगता है, उस रेट पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं, तो ये आपके पास क्या होता है, फिक्स्ड माना जाता है डेप्रिसिएशन। तो याद रखिएगा कॉस्टिंग के अंदर डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स्ड रहता है, इसके अंदर SLM WDV नहीं चलता यहां पर, ठीक है सर। प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड इज सुटेबल फॉर, प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड कहां पर सुटेबल है, किस कंपनी में प्रोसेस कॉस्टिंग लगेगी, किस कंपनी में प्रोसेस कॉस्टिंग लगेगी। अब वहां पर मैंने लिखवाया था आपको, देखो शुगर इंडस्ट्री में लगती है प्रोसेस कॉस्टिंग, ट्रांसपोर्ट दे रखा है, स्टील दे रखा है, क्रेन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन दे रखा है, रोड लोरा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, यहां लगता है दोस्तों स्टील इंडस्ट्री में लगता है प्रोसेस कॉस्टिंग। क्रेन मैन्युफैक्चरिंग में प्रोसेस नहीं लगता सर, क्रेन मैन्युफैक्चरिंग में नहीं लगता, स्टील इंडस्ट्री में लगता है। अगर आपको लगता है कि यार प्रोसेस कॉस्टिंग, देखो मैंने आपको कहा कि अगर आपको वो चीज याद नहीं है, मैं दिखा देता हूं एक बार दिखा देता हूं कहां पर है, एक मिनट, ये रहा, देखो स्टील और सीमेंट में लगता है प्रोसेस कॉस्टिंग, यहां भी देखा स्टील और सीमेंट में लगता है प्रोसेस कॉस्टिंग। अब दोस्तों जो फार्मास्यूटिकल कंपनी होती है उसमें प्रोसेस कॉस्टिंग में लगता है, बैच भी लगता है। फार्मास्यूटिकल जो कंपनी होती है जो दवाइयां वगैरह बनाती है उसमें प्रोसेस भी लगता है और बैच भी लगता है, तो वो मल्टीपल कॉस्टिंग में भी आ जाएगा। कहां आ जाएगा, मल्टीपल कॉस्टिंग में। जैसे यहां पर फार्मास्यूटिकल कंपनी के बारे में बोला प्रोसेस कॉस्टिंग, जबकि ये मल्टीपल कॉस्टिंग है, क्योंकि यहां पर बैच और प्रोसेस दोनों लग सकते हैं, क्योंकि भाई तरीका होता है दवाई बनाने का, प्रोसेस की ऐसे नहीं कि एक रॉ मटेरियल डाला सीधा फिनिश गुड निकल गए, हर एक मशीन से गुजरते हुए चलता है, तो प्रोसेस से दवाई बनती है, ठीक है, वो प्रोसेस कॉस्टिंग हो गया। और क्योंकि बैच वाइज बनती है तो बैच कॉस्टिंग, तो इसलिए मल्टीपल कॉस्टिंग में कवर हो सकता है फार्मास्यूटिकल कंपनी। ये डिपेंड करता है कि आपको ऑप्शंस क्या दे रखे हैं। अगर आपको ऑप्शन प्रोसेस दे रखा है तो प्रोसेस लगा दो, सिर्फ बैच दे रखा है तो बैच लगा दो, अगर आपको मल्टीपल दे रखा है तो मल्टीपल लगा लो। मतलब मान लो सर अगर प्रोसेस और बैच दोनों दे रखा है तो ऐसा नहीं होगा, अगर होगा तो दोनों टिक कर देना भैया, दोनों ही होते हैं, ऐसा नहीं होगा पर, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, तो ए इसका आंसर हो गया दोस्तों। विच ऑफ द फ्लोइंग क्लासिफिकेशन इज मीन फॉर डिस्टिंक्शन बिटवीन द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। वो कह रहा है कि भाई डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट को कॉस्ट में किस बेसिस पर क्लासिफाई करा था, किस बेसिस पर करा था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट को। आप देखिए ना, मैंने लिखवाया था वहां पर क्लासिफिकेशन कॉस्ट में एक लिस्ट नहीं लिखवाई थी, अकॉर्डिंग टू कंट्रोलेबल के हिसाब से, कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल एलिमेंट के हिसाब से हमने क्या बताया था, मटेरियल लेबर, तो वेरिएबिलिटी मतलब ट्रेसिबिलिटी, अकॉर्डिंग टू ट्रेसिबिलिटी, डिग्री ऑफ ट्रेसिबिलिटी के हिसाब से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को बांटा गया था। तो डिग्री ऑफ ट्रेसिबिलिटी बोलो या वेरिएबिलिटी बोलो, बात एक ही है, ठीक है। तो ट्रेसिबिलिटी क्या हो या वेरिएबिलिटी, सी इसका आंसर है। आगे कहते हैं, ये अभी मैंने कॉस्ट कंट्रोल बताया नहीं है, इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे, इसका भी नहीं बताया है। ये कॉस्ट ड्राइवर सेंटर यूनिट, और कॉस्ट यूनिट बता दिया, कॉस्ट सेंटर बताया, ड्राइवर नहीं बताया और ऑब्जेक्टिव नहीं बताया। इसका आंसर कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। जब मैं बताऊंगा ना आपको पार्ट 2 वाले में, फिर दोबारा आ जाऊंगा, फिर दोबारा कवर करा दूंगा। टिकट काउंटर इन अ मेट्रो स्टेशन, एग्जांपल ऑफ टिकट काउंटर इन अ मेट्रो स्टेशन। अब जो टिकट काउंटर है मेट्रो स्टेशन का, वो क्या है, वो यहां पर प्रॉफिट सेंटर होगा, इन्वेस्टमेंट सेंटर होगा, कॉस्ट, देखो कॉस्ट तो नहीं होगा। टिकट, जब टिकट मैं किसी को दूंगा तो बदले मुझे क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, या तो वो प्रॉफिट सेंटर है या रिवेन्यू सेंटर है। अब प्रॉफिट कब होता है, जब हम अपनी कॉस्ट को माइनस कर देते हैं। रिवेन्यू और प्रॉफिट में डिफरेंस पता है ना आपको, रिवेन्यू में से जब खर्चे माइनस हो जाते हैं तब प्रॉफिट आता है। रिवेन्यू में से, रिवेन्यू होती है हमारी मतलब इनकम, टोटल इनकम, इसमें से खर्चे माइनस करूंगा तब प्रॉफिट आएगा। तो टिकट काउंटर में जो मेरे को टिकट मिलती है उसमें से भी खर्चे थोड़ा माइनस करे हैं। जब टिकट काउंटर, भाई आप मेट्रो स्टेशन में गए, टिकट ली, आपने पैसे दिए 10 रुपए या 50 रुपए की टिकट ली आपने मेट्रो की, 50 रुपए दिए, क्या वो 50 रुपए जो उसने मिले उसको तो इनकम हो गया अभी। अब उसमें से आगे जाकर उसमें से खर्चे माइनस होंगे, उसकी सैलरी जो बैठे हुए, पूरा स्ट्रक्चर वगैरह सब, जो जो खर्चा होगा वो माइनस होगा, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब,
तब जाकर जो निकला वो प्रॉफिट होगा। तो जब टिकट काउंटर होता है वो रेवेन्यू सेंटर होता है दोस्तों, वहां पर टिकट दो और पैसे लो, रेवेन्यू हो गया। आगे जाकर जब टोटल कॉस्ट अकाउंटिंग करी जाएगी, टोटल अकाउंटिंग करी जाएगी, तो वहां से टोटल रेवेन्यू जितना हुआ टिकट से उसमें से खर्च एक्सपेंस माइनस करेंगे, फिर प्रॉफिट निकलेगा। तो टिकट काउंटर जो मेट्रो स्टेशन में होता है, इज एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू सेंटर। ठीक है जी। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट? फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में मैंने अकॉर्डिंग टू फंक्शन भी कराया था। अकॉर्डिंग टू फंक्शन कॉस्ट को किस तरीके से क्लासिफाई कराया, या फंक्शन के हिसाब से जब मैंने कॉस्ट को क्लासिफाई करा था, दो बातों में करा था। एक था मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एक था कमर्शियल कॉस्ट। कमर्शियल कॉस्ट में क्या आते थे? कमर्शियल कॉस्ट में आ जाता था सर आपके पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो कौन कौन सा ऐसा खर्चा है जो फंक्शन ऑफ क्लासिफिकेशन कॉस्ट में आ रहे हैं? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, सर सारे यही है। तो यहां पर एक ई पॉइंट और होना चाहिए था, ऑल ऑफ द अबव। भाई देखो, हमने जब फंक्शन के बारे में पढ़ा था तो हमने दो टाइप के पढ़ा था। एक को बोला था मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा था सर, मैन्युफैक्चरिंग में मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कॉस्ट, और अदर देन मैन्युफैक्चरिंग क्या पढ़ा था, कमर्शियल कॉस्ट, जिसके अंदर हमने ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था। खोल के देखिए, अकॉर्डिंग टू फंक्शन में दो पढ़ा था, मैन्युफैक्चरिंग और कमर्शियल कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो कि डायरेक्ट लेबर होती है, डायरेक्ट मटेरियल होता है, ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो गई। और फैक्ट्री ओवर है और इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया कमर्शियल कॉस्ट से, दोनों ही है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। गलत है आंसर यहाँ पर सी, का ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि ये आता है मैन्युफैक्चरिंग में, ये आता है कमर्शियल में, और दोनों ही क्या होती है, फंक्शन होती है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में। ठीक है सर, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। कहता है डिफरेंशियल कॉस्ट क्या होता है? डिफरेंशियल कॉस्ट मतलब क्या होता है? एक्टिविटी के हिसाब से आपका कॉस्ट में चेंज होना, दैट्स कॉल्ड डिफरेंशियल कॉस्ट। यूनिट बढ़ाने से कॉस्ट बढ़ जाए, यूनिट घटाने से कॉस्ट घट जाए, डिफरेंशियल कॉस्ट होती है। क्या ये लिखा है? चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन एक्टिविटी। बिल्कुल, वॉल्यूम के चेंज होने से अगर कॉस्ट में चेंज आ रहा है तो उसी को डिफरेंशियल कॉस्ट कहते हैं। सही है गलत है? सही है, ट्रू। कॉस्ट यूनिट इज होटल इंडस्ट्री। होटल इंडस्ट्री की जो कॉस्ट यूनिट होगी, स्टूडेंट पर ईयर होगा नहीं, पर रूम पर डे हो सकता है, या पर रूम पर डे सही हो सकता है, पर रूम या पर पर्सन हो सकता है। पर स्टूडेंट पर ईयर ये कहां से आ गई? ये तो इंस्टीट्यूशन की होगी ना, कि भाई एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होता तो कहता है स्टूडेंट पर ईयर, तो वो उसकी यूनिट मानी जाती। होटल के लिए क्या स्टूडेंट? होटल के लिए तो पर रूम पर पर्सन होना है। फॉल्स है सर, ये इसकी कॉस्ट यूनिट नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा कहता है मल्टीपल कॉस्टिंग क्या सुटेबल रहेगी बैंकिंग इंडस्ट्री में? सर बैंकिंग इंडस्ट्री तो सर्विस है। बैंकिंग इंडस्ट्री क्या करती है? सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब सर्विसेज प्रोवाइड करती है तो एक ही तो इंडस्ट्री लगी, एक ही तो कॉस्टिंग लगी यहां पर, सर्विस कॉस्टिंग। भाई सर्विस कंपनी है तो सर्विसेज तो कॉस्टिंग लगी। तो बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए सर्विस कॉस्टिंग या ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कह सकते थे आप, होता मल्टीपल कॉस्टिंग का मतलब जहां एक से ज्यादा कॉस्टिंग लग रही हो। बैंकिंग इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही टाइप की कॉस्टिंग लगती है जिसको हम सर्विस कॉस्टिंग कहते हैं। तो फॉल्स है इसका आंसर। कहता है डायरेक्ट एक्सपेंस आर रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर और प्रोडक्ट रेंडर। बिल्कुल सही। डायरेक्ट एक्सपेंस किससे रिलेट करते हैं? रिलेटिंग टू मैन्युफैक्चरिंग और रेंडरिंग द सर्विस। बिल्कुल सही है। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं? मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। आगे कहता है प्रॉफिट इज रिजल्टिंग ऑफ टू वेरिंग फैक्टर, सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट। ये कह रहा है क्या जो प्रॉफिट का जो आता है, जो प्रॉफिट रिजल्ट जो निकल कर आता है, प्रॉफिट, अगर किसी भी चीज का रिजल्ट अगर प्रॉफिट निकल कर आ रहा है वो दो वेरिंग फैक्टर से निकल कर आता है, जैसे एक वेरिएबल कॉस्ट और एक सेल्स। हाँ दोस्तों, मेरे हिसाब से ये आंसर ट्रू होगा, क्योंकि देखो वेरिएबल कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट निकल कर आएगा, सेल्स अगर जितनी ज्यादा होगी प्रॉफिट निकल कर आएगा। तो जो सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट है, एक तो ये वेरिंग फैक्टर्स है, फिक्स कॉस्ट वेरी नहीं हो करता, फिक्स कॉस्ट यूनिट के हिसाब से वेरी नहीं करता। तो मैं कह रहा हूं कि अगर वेरिएबल कॉस्ट वेरी कर रहा है, सेल भी वेरी करती है। सेल वेरी कैसे करती है दोस्त? डिमांड के अकॉर्डिंग। डिमांड जैसे बढ़ेगी सेल बढ़ जाएगी। तो मेरे हिसाब से ये ट्रू है कि जो प्रॉफिट रिजल्ट है वो दो वेरिंग फैक्टर का है, सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट, दोनों पे डिपेंड है प्रॉफिट। बट अगर ये सिर्फ कहता है ओनली प्रॉफिट, तो मैं कहता गलत है। क्यों? क्योंकि फिर ऐसे जरूरी नहीं है कि भाई हमेशा प्रॉफिट लॉस भी तो हो सकता है। भाई सेल के गिरने से लॉस हो सकता है, या वेरिएबल कॉस्ट के बढ़ने से लॉस हो सकता है। अगर इस कहता ओनली प्रॉफिट रिजल्ट ऑफ, तो मैं कहता है गलत है। तो यहां पर अब वैसे तो आंसर फॉल्स दे रखा है, पर ट्रू है इसका आंसर। क्यों? अगर लिखता ओनली प्रॉफिट लिख देता कि भाई क्या सेल और वेरिएबल कॉस्ट का जो रिजल्ट सिर्फ प्रॉफिट ही होगा, तो कहता गलत, लॉस भी हो सकता है, तो ये फॉल्स था। अदरवाइज तो भी तो ठीक है, प्रॉफिट हो सकता है, हाँ हो सकता है भाई। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या जरूरी नहीं है एनपीओ के लिए? जैसे कि मेडिकल हॉस्पिटल बिल्कुल जरूरी है। हॉस्पिटल में पर बेड से कितना चार्ज करा जाएगा, कॉस्टिंग तो जरूरी है ना दोस्त। एनपीओ तो क्या हुआ, जो चार्ज करा जाएगा भाई, कितना पैसा लिया जाएगा, वो भी तो दवाई के कितने पैसे लिए जाएंगे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी तो फीस कटती है,
गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी तो फीस करती है 100-100-200 रुपए की, तो भैया वो कहां से कैसे निकालेगा? सर्विस कॉस्टिंग है दोस्तों, कॉस्ट अकाउंटिंग जरूर अप्लाई होता है मेडिकल हॉस्पिटल में, कॉस्टिंग हर जगह अप्लाई होगी दोस्त। कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल सेम थिंग होता है, वैसे तो फॉल्स है, सेम थिंग नहीं होते दोस्तों, ये भी फॉल्स है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट होती है एनपीओ में, ठीक है, क्योंकि भाई हॉस्पिटल का पर बेड पर पेशेंट कैसे निकाला जाएगा? भाई प्राइवेट हॉस्पिटल है, वो कैलकुलेट करेंगे नहीं करेंगे, तो सर्विस कॉस्टिंग लगाएंगे यहाँ पर। वो कह रहा नहीं जरूरत है, हमने कहा गलत है, जरूरत होती है, तो फॉल्स इसका आंसर है। क्या कॉस्ट रिडक्शन और कॉस्ट कंट्रोल एक ही होता है? नहीं दोस्तों, कॉस्ट रिडक्शन और कॉस्ट कंट्रोल अलग अलग होते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अगर आप कॉस्ट को कम कर रहे हो तो यह हो कॉस्ट रिडक्शन। अब कॉस्ट कितनी कम होगी? एक लिमिट तक ही कम हो सकती है। भाई एक पेन है, ये पेन भाई 100 रुपए का बन रहा है, मैं थोड़ा कोशिश कर सकता हूं इस कॉस्ट को, पेन को 100 से 90 बना दो, क्या मैं इसको और कम कर सकता हूं? 80 क्या 70 ऐसे करके जीरो पे ले आऊंगा? क्या जीरो पे बन जाएगा? नहीं, एक लिमिट होती है कॉस्ट रिडक्शन की भी ना, कॉस्ट रिडक्शन भी क्या होती है? एक लिमिट होती है। भाई एक पेन जब 80 रुपए का बन रहा है, आप कुछ और कोशिश कर लो, 5 रुपए कम कर लो, 10 कर लो, ऐसा तो नहीं कि 50 कम कर दोगे, है ना? तो कॉस्ट रिडक्शन का मतलब आपने अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करा, एक लिमिट तक होती है रिड्यूस भी, ऐसा नहीं कि आप जीरो कर दोगे रिडक्शन करते करते, है ना? अब एक पेन जब 80 रुपए का बनकर तैयार हो रहा है, आपने कुछ ज्यादा कॉस्ट लगा दी, तो आप कम कर लो भाई, 75 कर लो। भाई अगला बंदा 70 बना देता है, आप 70 कर सकते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 10 रुपए बना दोगे वो पेन। अगर आप कॉस्ट को कम कर रहे हो उसको बोलते हैं कॉस्ट रिडक्शन। अब जब वो एक लिमिट तक पहुंच जाता है, जब वो कॉस्ट एक लिमिट तक पहुंच जाती है, उसके बाद कॉस्ट रिडक्शन नहीं, फिर कॉस्ट कंट्रोल होता है। कंट्रोल के मींस कि अब ये कॉस्ट बढ़े ना, यही टिका रहे, इसको बोलते हैं कॉस्ट कंट्रोल। दोनों अलग अलग चीज है, दोबारा समझे, कॉस्ट रिडक्शन और कॉस्ट कंट्रोल में डिफरेंस क्या है? कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है कि जब आप कॉस्ट को कम करते हो, 80 रुपए का बनाते थे पेन, मैंने 70 का बनाया, दैट्स कॉल्ड कॉस्ट रिडक्शन। अब 70 से कम हो ही नहीं सकता, इतने का तो बनेगा ही बनेगा, तो अब ये ना बढ़े आगे, ये 75 ना हो, 71 ना हो, इसलिए कॉस्ट कंट्रोल करो। फर्क समझ में आया? रिडक्शन एक लिमिट तक हो जाएगा, जब टोटल रिडक्शन कर लोगे, एक लिमिट तक पूरा रिडक्शन कर लोगे, उसके बाद तो रिडक्शन नहीं हो सकता, उसके बाद सिर्फ कॉस्ट कंट्रोल होगा कि वो आगे बढ़े ना, वही टिका रहे। इसलिए दोनों अलग अलग होते हैं, इसलिए दोनों का मतलब अलग अलग होता है। ठीक, आगे बढ़ो। क्या नोशनल कॉस्ट और इंप्यूटेड के सेम होता है? हाँ बिल्कुल सेम होता है, एक ही तो बताया था स्लैश देकर नोशनल और इंप्यूटेड। कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ ब्रांच ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ना ना ना, कॉस्ट अकाउंटिंग अलग ब्रांच होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग ब्रांच होती है, दोनों अकाउंटिंग की ब्रांच होती है, ऐसा बोल सकते हो आप। कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, ना कि ये कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ब्रांच है, दोनों एक अकाउंटिंग की ब्रांच है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज रिकॉर्डेड इन द कॉस्ट बुक ऑफ अकाउंट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को रिकॉर्ड करते नहीं करते दोस्त, फॉल्स। ये कह रहा है कन्वर्जन जो कॉस्ट होती है आर रिकॉर्डेड एज अ डायरेक्ट कॉस्ट, नहीं नहीं नहीं, डायरेक्ट कॉस्ट तो वो कॉस्ट होती है जो डायरेक्टली रिलेटेड है, ऐसे बोल सकता है। अब कन्वर्जन कर रहे हो भाई, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में कन्वर्ट कर रहे हो, जो डायरेक्ट भी लग सकता है, इनडायरेक्ट भी तो लग सकते हैं भाई, ऑफिस के खर्चे या उसके खर्चे, तो कन्वर्जन कॉस्ट हर टाइम डायरेक्ट कॉस्ट नहीं होती, कन्वर्जन कॉस्ट में इनडायरेक्ट मटेरियल भी आ सकता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी आ सकते हैं। इसलिए आप ये नहीं कहोगे कि जो भी कन्वर्जन कर रहा हूं रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में वो हमेशा डायरेक्ट कॉस्ट होगी, नहीं दोस्तों। कभी कभी ऐसा होता है कुछ इनडायरेक्ट मटेरियल लगते हैं या कुछ इनडायरेक्ट खर्चे हो जाते हैं, तो वो डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट हमेशा नहीं होता कन्वर्जन कॉस्ट, इसलिए फॉल्स है। कह रहा है जी हमेशा होता है। ऑल स्टोर आइटम सच एज लुब्रिकेंट ऑयल, कॉटन वेस्ट एक्सेट्रा आर रिगार्डेड एज अ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। ऑल स्टोर आइटम नहीं दोस्तों, ऐसा जरूरी नहीं है। कि कह रहा है कि भाई देखो जितने भी स्टोर में आइटम है, जैसे ऑयल हो गया, कॉटन वेस्ट हो गया, ये सब डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मानी जाएगी? नहीं दोस्तों, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट भी मान सकते हैं इसको। ये डिपेंड करता है अलग अलग कंपनीज में कि कंपनी क्या इसको यूज में ला रही है नहीं ला रही, मतलब प्रोडक्शन की यूज में ला रही है नहीं आ रही, या प्रोडक्शन के लिए इतना जरूरी नहीं है, बस इसको हल्का सा यूज हो रहा है, या मेन यूज हो रहा है, या ये नॉर्मल यूज है, तो वो डिपेंड करता है अलग अलग कंपनी में। तो जरूरी नहीं है कि आपके सारे स्टोर आइटम डायरेक्ट मटेरियल में आया है, वो इनडायरेक्ट मटेरियल भी हो सकता है, इनडायरेक्ट मटेरियल भी हो सकता है। मतलब एक प्रोडक्ट बन रहा है, हमने कॉटन का इस्तेमाल थोड़ा सा कर लिया उसमें, ये इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया। कॉटन से ही प्रोडक्ट बन रहा है, ये डायरेक्ट मटेरियल हो गया। समझ में आ रहा है? एक प्रोडक्ट बन रहा है किसी और चीज से, किसी और मटेरियल से, सिर्फ कॉटन का इस्तेमाल करा है उसमें थोड़ा सा, ये हो गया इनडायरेक्ट मटेरियल। और एक प्रोडक्ट बन रहा है कॉटन से ही बन रहा है, तो ये डायरेक्ट मटेरियल हो गया कॉटन। तो जरूरी नहीं है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है, इसलिए फॉल्स है दोस्तों। क्लियर हो गया? तो कोई बात समझ नहीं आएगी तो कमेंट कर दीजिएगा, पूछ लीजिएगा। डिफरेंशियल कॉस्ट इज चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन एक्टिविटी। क्या समझाऊं इसमें? मैनेजमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग, ये बताया नहीं मैंने अभी। इन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टॉक आर वैल्यूड एट
कॉस्ट अकाउंटिंग में स्टॉक, जो कॉस्ट अकाउंटिंग में जो स्टॉक हम रिकॉर्ड करते हैं ना, जैसे आपने कभी पढ़ा होगा एनआरवी एंड कॉस्ट विच एवर इज लोअर AS2, है ना। तो ऐसा नहीं होता, वो अकाउंटिंग का पार्ट होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर स्टॉक को हमेशा कॉस्ट पे रिकॉर्ड होता है, ऐसा नहीं होता कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। ये कॉन्सेप्ट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर वाला कॉन्सेप्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग में स्टॉक को, जो हमारा स्टॉक होता है वो कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करा जाता है। क्लियर रहेगी बात। प्रॉफिट इज अ रिजल्टेंट ऑफ टू वेरिंग फैक्टर। देखो अभी कह रहा है प्रॉफिट क्या है, रिजल्टिंग है। अब देखो मैंने कहा था ना ऊपर गलत है कि कह रहा है प्रॉफिट इज अ रिजल्टिंग ऑफ टू वेरिंग फैक्टर, सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है सर। तो ये इधर इन्होंने कॉस्ट लिखा है, नहीं नहीं वेरिएबल कॉस्ट आएगा दोस्तों। इधर ये साफ साफ लिख दिया वेरिंग फैक्टर। अगर आप यहां पर फिक्स कॉस्ट ऐड करते तो फिक्स कॉस्ट वेरी थोड़ा करती है। आप ये खुद सोचो, वेरिंग फैक्टर बोला ना उसने, इसी बोलता फैक्टर तो मैं कहता ठीक है, टू वेरिंग फैक्टर बोला, वेरिंग मतलब जो वेरी करे। अब फिक्स कॉस्ट वेरी थोड़ा करती है दोस्त, तो इसलिए फिक्स कॉस्ट यहां पर कॉस्ट नहीं वेरिएबल कॉस्ट, बिल्कुल सही है ये वाला पॉइंट। डैश कॉस्ट आर हिस्टोरिकल कॉस्ट विच आर इंकर्ड इन अ पास्ट। वो कॉस्ट हिस्टोरिकल कॉस्ट है जो पास्ट में इंकर्ड हो गई हो, जो मतलब खर्च कर दी हो। संक कॉस्ट बिल्कुल सही है, संक कॉस्ट का आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों। क्यों? संक कॉस्ट के बारे में बताया था मैंने आपको, याद करो कि भाई हमने कॉस्ट खर्च कर दिया, अब अल्टरनेटिव आप कोई भी चुन लो, या आप A1 प्रोडक्ट बनाओ या A2 प्रोडक्ट बनाओ, या दोनों में से कोई बनाओ, ये कॉस्ट तो खर्च हो गई ना, ये तो हो चुकी। तो संक कॉस्ट वो हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है जो पास्ट में खर्च हो चुकी होती है, अब आप बनाओ या ना बनाओ। समझ में आया? रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर इन विच अ मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये तो नहीं कर पाओगे अभी आप, कॉस्ट सेंटर बताया नहीं। डैश कॉस्ट आर नॉट कंसीडर फॉर डिसीजन मेकिंग बिकॉज ऑल, संक कॉस्ट कभी भी डिसीजन मेकिंग में नहीं आता, याद रखिएगा। मैंने इसके लिए एक पॉइंट भी लिखा था, संक कॉस्ट की थ्योरी नोट्स देखिए, लास्ट में लिखा था संक कॉस्ट इज नॉट रेलिवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। यहां लिखो संक कॉस्ट कभी भी डिसीजन मेकिंग में रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि वो खर्च हो चुका, अब आप बनाओ या ना बनाओ वो तो लगेगा ही लगेगा। डैश एक्सपेंस आर नॉट इंक्लूडेड इन अ कॉस्ट शीट, नोशनल एक्सपेंसेस, नोशनल एक्सपेंसेस को कॉस्ट शीट में रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि वो जेब से नहीं जाते, बट उसको कॉस्ट अकाउंट्स में ट्रीट करा जाता है। कैसे? जब मैं कॉस्ट शीट बनाऊंगा ना, मतलब उसका बर्डन चार्ज नहीं करा जाता कस्टमर से। ठीक, जब आपको मैं कॉस्ट शीट सिखाऊंगा तो कॉस्ट शीट में कभी नोशनल कॉस्ट आता है, तो नोशनल कॉस्ट के बारे में आपको पता है सर कि मैंने अपने ही घर में अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया, तो मैं अपना रेंट अपनी जेब में थोड़ा डालूंगा, तो वो नोशनल कॉस्ट से अकाउंट में जरूर शो होता है, पर वो कॉस्ट शीट में जरूर उसको ऐड नहीं करते। उसका बर्डन कभी भी इसमें डालते, प्रोडक्ट में नहीं डालते। ठीक, मैचिंग देख लो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव फोरगोन, हर एक नया बेस्ट अल्टरनेटिव। कॉस्ट यूनिट फॉर एजुकेशन स्टूडेंट पर ईयर, नोशनल कॉस्ट को इंप्यूटेड कॉस्ट कहते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट हमारी संक कॉस्ट होती है, और रेलिवेंट कॉस्ट हमारी स्पेसिफिक सिचुएशन में आती है। रेलिवेंट कॉस्ट ये मैंने बताया नहीं, बाद में बताऊंगा, बाकी एक ही बच गया था। इसमें अलग से क्या बताया आपको, दोबारा करें देखो। हाँ क्या इसमें कुछ भी तो नहीं था। देखो हिस्टोरिकल कॉस्ट को क्या बोलते हैं? संक कॉस्ट होती है हिस्टोरिकल कॉस्ट, अभी बताया संक कॉस्ट हिस्टोरिकल जो खर्च हो जाती है और डिसीजन मेकिंग के लिए रेलिवेंट नहीं है। नोशनल कॉस्ट इंप्यूटेड कॉस्ट होती है, वन ऑफ द सेम थिंग। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है हर अल्टरनेटिव नया बेस्ट, ये वाला हो गया डी वाला। कॉस्ट यूनिट फॉर एजुकेशन स्टूडेंट पर ईयर, ऑब्वियस सी बात है, और जो बच गया उसको डाल दो ऐसी। पर ये भी मैंने बताया नहीं, जब बताऊंगा तो आपको करवा दूंगा। ठीक है सर, क्लियर है? समझ में आया? तो पहला चैप्टर क्लियर हो गया आपको। पहला चैप्टर का मैंने अभी आपका 50% पार्ट कराया है, 50% पेंडिंग है, ये मैं खुद कह रहा हूं। ठीक है, तो 50% पार्ट में मैंने आपको मैक्सिमम चीजें कवर करा दी। यहां पर जो बातें कवर नहीं हुई है वो बाकी 50% में कवर हो जाएगी। मैक्सिमम तो 90% चीजें एमसीक्यू कवर हो गए, 10% छूटेंगे एक दो का। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। बहुत थ्योरी पढ़ ली दोस्तों, ये लास्ट थ्योरी थी मेरी तरफ से। इसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर लेता हूं और प्रैक्टिकल स्टार्ट कर दे। थोड़ा प्रैक्टिकल देखते हैं, आप में समझिए थोड़ा प्रैक्टिकल, फिर देखते हैं क्या करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।